वॉइस आ रही है ना सही? हाँ ठीक है। मतलब कोई पीछे कोई ग्लिच या इस तरीके से कोई मतलब डिस्टरबेंस या नॉइस तो नहीं आ रहा ना? ठीक है। और बताओ आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? सर बस ज्वाइन करने वाले हैं, थोड़ी देर में ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो तब तक आप लोग बताओ। और बेसिकली आज का जो सेशन अपन रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे कि अभी बहुत सारी क्वेरीज इस आती हैं कि वो टेंस्ड हैं प्रिपरेशन को लेके लोग, कि अभी 60 दिन मतलब ऑलमोस्ट 60 डेज रह गया है एग्जाम में। मतलब डेट तो नहीं आई है बट मान के चल रहे हैं कि हाँ 60 दिन बाद हो जाएगा एग्जाम। तो लोगों को टेंशन है कि कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है ना, किस पे ज्यादा टाइम लगाएं, मैथ्स रीजनिंग करना है नहीं करना है। हाँ ये भी है, जैसे फोकस नहीं कर पाते, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। इंस्टाग्राम, वो क्या बोलते हैं उनको, रील्स भी देखनी है ना, यूट्यूब के शॉर्ट्स भी देखने हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और ये ऑलमोस्ट सबके साथ है। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि हाँ हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो आज सर से बात करेंगे, सर बताएंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की थी, और बहुत कम टाइम में उन्होंने चीजों को कितने अच्छे से किया था। संचित सर, ये सर आपका पर्सनल है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो सकता है। हाँ डे टू डे टारगेट भी कंप्लीट नहीं होते हैं। टारगेट तो हम इतना बड़ा बना लेते हैं सुबह उठ के कि आज ये कर देंगे, इतना फोड़ देंगे, बट वो हो नहीं पाता है। तो उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, सर से पूछेंगे कि अभी कैसे। आवाज सही नहीं आ रही क्या? सर आवाज आई थिंक सही आ रही है, बाकी लोग तो कह रहे हैं कि सही आ रही है। हाँ डिमोटिवेट हो जाते हो बहुत सारी चीजें, क्योंकि टेस्ट अभी सब लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई रखी होगी कहीं ना कहीं पे। तो मार्क्स आते होंगे, मार्क्स को देख के ऐसा लगता होगा कि यार मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ऐसा क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो सेम नोट्स पढ़ रहे हैं बट फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, है ना। और कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो ये तो जस्ट सिंपल सा है भाई, आरपीएससी आपके नोट से क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगा। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो वही इन्हीं चीजों पे आज बात करेंगे। और सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सर ने 2016 में भी क्लियर किया था, इवन यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, सीएपीएफ भी निकाला हुआ है, एंड देन इन 2018 फाइनली ही गॉट एसडीएम, है ना। आरएस में अच्छी रैंक के साथ 130 रैंक थी उनकी। तो वही चीजें हैं, देखते हैं उन्होंने ये सारी चीजें कैसे मैनेज की। 2016 में सिलेक्ट होने के बावजूद वो इतना पढ़ रहे थे, और आप लोग तो मोस्टली लोग क्या है कि फुल्ली प्रिपेयर कर रहे हो अभी, फिर भी उतना टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन सर जॉब में होते हुए कितना टाइम निकालते थे। बाकी आप लोग अपने जो वॉइस सही नहीं आ रही है, वॉइस, भवानी सर एक बार प्लीज आप अपने उधर पार्ट पे चेक करें, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को आई थिंक सही आ रही है वॉइस और मेरे पार्ट पे भी इधर सही है। हाँ मनु सर, ऐसा होगा कि आपके नोट से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर एक ही कोचिंग के लोग या एक ही जगह के लोग सिलेक्ट होते ना, अगर एक ही जगह से पेपर बन रहा होता। तो लेट्स सी सर क्या बताते हैं। सर बस थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे थे, आज सर को थोड़ा सा टाइम मिला है अपने लिए। सर से काफी दिन से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आ जाओ। सर ने बोला था कि हाँ वो इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट से, बट वो टाइम का इशू रहता है थोड़ा सा। तो आज उन्होंने टाइम निकाला है अपने लिए, वी आर लकी टू हैव हिम। और बाकी तो अभी हाँ काफी लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। अभी तो सब लोग
टेस्ट सीरीज तो लगा रहे होगे ना? कोई ऐसा है क्या कि अभी जो टेस्ट नहीं लगा रहा हो? सर स्टडी कम और टेंशन ज्यादा रहती है। ओके। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, अजय सर ने मैसेज किया है। ठीक है। रिटेन नहीं कर पा रहे, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं बट उन चीजों को रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ पढ़ लिया है और वो उसको याद कैसे रखें। क्वेश्चन देख के हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ था, वो वेग सी मेमोरी में आपके क्वेश्चन रहेगा। सर आ गए हैं, एक मिनट लेट मी चेक। सर एक बार राम सिंह सर एक बार हैंड रेस करोगे आप, फिर मुझे दिख जाओगे। इसमें एक्चुअली मिल नहीं रहे हो आप मुझे। राम सिंह सर वहां पे जो माइक वाला जो बटन है उस पर एक बार आप क्लिक करोगे तो इधर वो हैंड रेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। एक बार आप वो करो, देन मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। ए आई के सर किधर है? सर एक बार, क्योंकि आप अभी मिल नहीं रहे हो और लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी होगी। एक बार आप हैंड रेज करोगे तो फिर आप ऊपर आ जाओगे, वो दिख जाएगा मेरे को कि हाँ 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अनम्यूट कर दिया सर मैंने। नमस्कार सर, वेलकम टू तेज सिविल्स। राम सिंह सर अब आप बोल सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो ऑन योर वीडियो, वीडियो भी ऑन कर सकते हो, तो वी कैन हैव लाइव वीडियो चैट अगर इफ यू अलाउ अस। तो साइड में वीडियो का भी ऑप्शन होगा और अभी आप बोल भी सकते हो। हेलो 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 सर, अभी बोलो, आ जाएगी आवाज। हेलो सर, मैंने अलाउ कर दिया है आपको। एक बार आप अनम्यूट करो सर, एक बार खुद को। अनम्यूट नहीं हुआ है शायद उधर से। अनम्यूट नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ सर, कोई शायद उधर इशू हो गया है कुछ। हाँ सर हाँ अब। राकेश। हाँ राकेश जी, हेलो। अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर सर अब कैसे ऑडिबल हो? हैं आप, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और मैं आपकी वॉइस भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। हाँ अभी सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी अच्छे से। हाँ हाँ, आपकी आवाज भी आ रही है मुझे क्लियर, और बाकी लोगों को भी आई थिंक आ रही होगी भी। सर कैसे हो? तो पहली बार आप तेज सिविल्स में आए हो, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, थोड़ा सा हम लोगों के लिए समय निकालने के लिए। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, कई दिनों बाद बच्चों से आज इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। हाँ जी सर। सर इनके बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, है ना? अभी भी मैं चैट में देख रहा हूँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सेशन लंबा हो जाए। तो शुरू करते हैं सर, है ना? शुरुआत नहीं, मैं पहले भी एक फ्री हूँ आप। ओके ओके, थैंक यू सर। तो सर थोड़ा सा आप एक बार आप अपने बारे में बताओगे कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और क्या बैकग्राउंड रहा, आपने कैसे सोचा रेस का? आपने सर मैं भी हाँ ऑन कर लेता हूँ सर। हाँ रुको एक मिनट। आज फर्स्ट टाइम सर, मैं एक चीज बस बता देता हूँ कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नमस्ते सर, हम लोग सब लोगों के सामने आ रहे हैं। आज तक हम लोगों ने ना वीडियो कॉल किया है कभी किसी के साथ, है ना? और फर्स्ट टाइम शायद लोग देख रहे होंगे, तो ये भी आपके साथ ही हो रहा था कि हाँ फर्स्ट टाइम आपके साथ ही सामने आने थे सबके। चलो एनीवे अच्छा है। तो आपने जैसे चार पांच क्वेश्चन तो एक साथ ही पूछ लिए मुझे शुरू में ही, तो मैं नहीं अपना नहीं नहीं सर आप अपने बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करो, आप जैसे कंफर्टेबल, एकदम नॉर्मल टॉक रखना है ताकि लोग सुने आपके बारे में जाने। हाँ बिल्कुल। तो देखो, मेरा टारगेट ये रहेगा कि जैसे लगभग एक घंटे बात करें, तो तैयारी हाँ के जी दौरान सर।
मेरे को आते थे तो बाकी कैंडिडेट्स को भी आते ही होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। तो बेसिक डाउट जितने मुझे पता है मैं बताने की कोशिश करूंगा, और जो नहीं पता है बिल्कुल। तो उसको बाद में कहीं से पता करके भी आप लोगों को बता सकता हूँ। मेरा सबसे पहले तो बैकग्राउंड बता देता हूँ, जो आप लोगों को ये तो पता लग जाए कि हम जिसको सुन रहे हैं वो एक्चुअल में है कौन, उसने कितनी बार एग्जाम दिया है। मेरा नाम हाँ जी राम सर। सिंह है और मैं सिक्कर नीम का थाना से हूँ। और फिलहाल मैं एसडीएम सेंद्री बाड़मेर में एक जगह है वहाँ पे लगा हुआ हूँ। आरएस 2018 वाली एग्जाम में मेरी 130वीं रैंक थी और एमबीसी कोटे से मुझे एसडीएम मिल गया था। 2016 वाले बैच में मैं सोशल जस्टिस सर्विस मिली थी मुझे। और अभी जब हम आगे और बातें करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आरएस 2021 वाला एग्जाम भी दिया था, तो उसका प्री भी क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि ये लग रहा था कि मुझे शायद डीवाईएसपी मिलेगा, बट फिर फाइनली एसडीएम मिल गया था। तो इस बार भी मैंने दिया था और उसमें भी मैं क्वालिफाई कर गया था प्री। तो मैंने आरएस के 3 प्री क्वालिफाई किए हैं और उनकी जर्नी ऐसी रही है कि पहली बार 20 दिन तैयारी की, फिर दूसरी बार 10 दिन की, और तीसरी बार तो सिर्फ 5। सर इस लेकिन बात से मोटिवेट ना हो जाए लोग कि आप बोल रहे हो 10 दिन 20 दिन। नहीं, मोटिवेट हो वो तो अच्छा है, लेकिन देखो इसमें गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बाकी बताऊंगा भी आपको आगे की। वो हाँ जी। 5 दिन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी तैयारी नहीं की थी। मैं यूपीएससी की कर रहा था, तो तैयारी तो लगातार कर ही रहा था, बट प्रॉपर आरएएस के लिए, और जब 2 बार पहले एग्जाम दे चुका था तो मुझे लगभग पता था कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उस बेस पे वो 5 दिन 10 दिन 20 दिन इसलिए काम कर रही। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 20 दिन था, सिर्फ 20 दिन में तो सिलेबस भी ढंग से याद नहीं होता। तो हाँ धीरे जी। धीरे हाँ मैं जी। आपको बताऊंगा। और मेरी खुद की जर्नी के बारे में ये है कि 10+2 करते ही मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ मैंने 8 साल सर्विस की। उसके बाद मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में हो गया था, मुझे बीएसएफ मिला था। वहाँ फिर मैं गया नहीं और नेवी मैंने छोड़ दी थी। तो दोनों नौकरी छोड़ के और फिर मैं आरएएस की और आईएएस की एक साथ तैयारी शुरू की मैंने। फिर आईएएस का भी इंटरव्यू दिया, आरएएस का भी इंटरव्यू दिया, दोनों एक साल में। तो मुझे लगा कि अगले साल आईएएस बन जाएंगे, बट जर्नी ऐसी है। फिर उसके बाद अगले साल आईएएस का प्री नहीं हुआ, फिर दोबारा से आरएएस का दे दिया मैंने। तो ऐसे लगातार चल ही रहा था। आरएएस के 2 एग्जाम दिए थे, दोनों में फाइनली सिलेक्ट भी हो गया था और तीसरे में प्री क्वालिफाई हो गया था। तो आरएएस की जर्नी तो काफी अच्छी रही, जिसको बोल सकते हैं कि जोरदार। यूपीएससी में फाइनली हुआ नहीं, और फिलहाल मैं जी। हाँ अभी जी। के रोप में काम कर रहा हूँ। अभी ओके आप सर। क्वेश्चन अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, और आप चाहो हम्म। तो क्लास में सर बच्चे को। मेरा तो पहला सवाल ये है आपसे कि आप बोल रहे हो कि 8 साल सर्विस किया आपने नेवी में। जी। सर उसके वो मोटिवेशन कैसे मेंटेन रखा सर आपने, क्योंकि मोस्टली जो अपने साथ तेज में जो लोग जुड़े हैं वो ऑलरेडी सर्विस में हैं कहीं ना कहीं पे। तो वो मोटिवेशन कैसे हुआ कि आप, क्योंकि ये अपनी सोसाइटी का भी रहता है कि हम लोग एक मिडिल फैमिली से आने के बावजूद गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना या इस तरीके की जॉब को छोड़ के आके फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि बहुत रिस्की चीज रहता है अपने आप में। तो वो मोटिवेशन कैसे मेंटेन किया आपने कि यार 8 साल जॉब कर लिया है और अब जाके मुझे इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए, मोटिवेशन सबसे पहले आता है बिलीफ से। मैं जी। पूरे सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि पूरी आरएएस की तैयारी के दौरान मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। रैंक को लेकर जरूर अनिश्चितता रहती थी कि कौन सी रैंक आएगी, क्योंकि जो जो एग्जाम दोगे आप, तो आपको पता लगेगा कि कितनी अनसर्टेनिटी रहती है। आपकी कॉपी चेक करने वाले भी बहुत डिफरेंस कर देते हैं, फिर इंटरव्यू में रहता बिल्कुल। है। रैंक तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरी कौन सी रैंक आएगी। हाँ, लेकिन ये हाँ श्योर है जी। कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये इस बारे में बहुत श्योर था, और पहले अटेम्प्ट से श्योर था कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा। उसका एक रीजन ये भी था कि जैसे नेवी में रहते हुए मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। फिर लगता हाँ था कि जी। यार वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, डिफेंस में बहुत कम टाइम मिलता था। वहाँ रह के जब असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो जब मैं दोनों नौकरी छोड़ के बिल्कुल फ्री रह के ही तैयारी करूंगा, तो फिर क्यों नहीं होगा एग्जाम। और पूरा सिंसियरिटी के साथ मैंने एग्जाम दिया था। हाँ जी। हाँ जी। मतलब वही है कि आपने पूरा मतलब स्टार्टिंग से यही सोच रखा था कि होना ही है, मुझे बस प्रिपेयर करना है और कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि नहीं होगा। वो मतलब माइंड में आने ही नहीं देना है कि, क्योंकि हाँ जी। मोस्टली लोग अभी इस टाइम पे आके सोचने लगते हैं कि यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो ये सेशन मुझे लगता है बच्चे प्रीलिम्स के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, फिर नहीं, भी नहीं आप। सर बिल्कुल। बिल्कुल मैं बस सर ये कि काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर नहीं होगा नहीं होगा। हाँ, नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, जब वो बोलते हैं ना, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो या जीवन में कोई भी स्टेप लेते हो, तो पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। हमें कुछ चीजों के बारे में जरूर श्योर हो जाना चाहिए कि ऐसा होता है। जैसे आरएएस एग्जाम को यदि कोई देना चाहता है, तो उसको ये बातें पहले दिमाग में रख लेनी चाहिए कि इस एग्जाम में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। पिछला यदि ट्रेंड देखोगे आप,
यदि आपकी किस्मत अच्छी है, 1 साल में एग्जाम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई उम्मीद करता है। बट नॉर्मली 3 साल लग जाते हैं, तो 3 साल के लिए आप कैसे मैनेज करोगे, हाँ जी। टाइम कैसे निकालोगे, कोई जॉब में है तो वो छुट्टी कब लेगा, वो पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। कितने दिन में, यदि कोई पहले से मान लो नौकरी छोड़ के आ रहा है, जैसे मैं आया था, तो मैंने प्लान कर लिया था कि अगले 3 साल का जुगाड़ अपने पास होना चाहिए कि जब ना पड़े, तो इतने पहले से हाँ जी। बचाने शुरू कर दिया था, जब पहले से पता था कि तैयारी करनी है। तो इस तरह ये ओके, ओके। छोटे-छोटे एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, हाँ प्रीलिम्स के जी, हाँ लिए जी। कितने, मेंस में क्या होता है, क्या मुझे अच्छा लिखना आता है कि नहीं लिखना आता। एक बार मोटा-मोटा अपने बारे में जान लो कि इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं। जब डिसीजन हाँ ले जी। लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले तो आप 20 लोगों से पूछ लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, गूगल कर लो या खुद अपने बारे में चिंतन मनन कर लो। हाँ एक जी, बार हाँ जी डिसीजन सर। तो फिर उसके बाद में ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या करें, फिर ये सोचना चाहिए कि अब रैंक कैसे लानी है, तो पूरा ध्यान उसी पे रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो अभी अपन प्रीलिम्स की अगर बात करें सर, अभी जैसे मतलब एक्सपेक्टेड है कि भाई 1 अक्टूबर को एग्जाम हो जाए, कोई कंफर्म नहीं है बट मान के चल रहे हैं कि 60 दिन है एग्जाम में। तो प्रीलिम्स के लिए अभी ये जो टाइम बचा है उसमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए? और जैसे अभी नीचे भी कमेंट में ही आ रहा था कि साइंस एंड टेक हो गया, किस सब्जेक्ट को पहले, तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि पहले स्ट्रेटेजाइज कैसे करें 60 दिन को? देखिए, अब मैं थोड़ा इसमें लंबा टाइम लूँगा क्योंकि स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है और उसमें काफ़ी बिल, चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बिल्कुल तो सर। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, उससे पहले देखो 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि मैं ये समझ के बता रहा हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम शुरू किया था और जब मेरे सामने ये थे कि अब सिर्फ 20 दिन है, 10 दिन है या 5 दिन है या मान लो 6 महीने हैं, तो मैं कैसे प्लान करता था और किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाता था, और उसमें मुझे हर बार आरएएस में तो एटलीस्ट हर बार सफलता मिली। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि, और इतना आप आश्वस्त रहो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मुझे ना तो कोई व्यूज बढ़ाने हैं ना कुछ और, मैं तो जो बोलूँगा बस बोलूँगा जो मैंने किया है। देखो, हाँ जी। सबसे पहले बेसिक अवेयरनेस ऑफ एग्जाम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप ये पता कर लो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, जो इस स्टेज पे तो सभी कैंडिडेट्स को लगभग पता है। फिर कितने हाँ कट जी। ऑफ मार्क्स, कट ऑफ कितनी जाती है, मेरे को कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो टेस्ट सीरीज से आप धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लग जाता है। फिर उसमें से मान लो कि मैंने 60 क्वेश्चन, कट ऑफ कितनी जाती है, क्वेश्चंस कितने करने हैं, फिर टोटल क्वेश्चंस में से कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, और उस सब्जेक्ट के अंदर भी कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इतनी स्ट्रेटेजी में बना लेता था। फिर उसके बाद में ये देखता था कि इनमें से मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से हैं। जैसे रीजनिंग मुझे पहले से आती है, तो मैं उसमें बहुत जी। ज्यादा टाइम नहीं करके सिर्फ 2 दिन दूंगा, जिसमें एक बार फाइनल रिवीजन बोलते हैं जिसको। मान लो कई दिन से कोई फॉर्मूला भूल गया हो या कोई अजीब टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उसको कैसे हैंडल कर, तो किसी भी मैं रीजनिंग की एक बुक उठा के और उसको फाइनल एक बार जरूर देख लेता था कि इनको ऐसे करते हैं। दूसरा, जैसे कि मान लो मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं तो यूपीएससी में मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ही था, तो उसको मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता था, उसको लास्ट के 10-15 दिन के लिए बचा के रखता था कि एक फाइनल रिवीजन ही करूँ। क्योंकि मैं जब भी मैंने तैयारी की तो उतना मेरे को ज्यादा लॉन्ग टाइम मिला नहीं कि 2 महीने 3 महीने, मैं तो 20 दिन 15 दिन ऐसे ही किए, क्योंकि मैं यूपीएससी में लगा रहता था। तो कुछ चीजें हाँ तो जी। मेरी की वजह से आधी चीजें तैयार थी, तो मैंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े। लेकिन जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जैसे अभी कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कर लो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जैसे 2021 में आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे का बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके हाँ बाद जी। राजस्थान ज्योग्राफी है, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। करंट के क्वेश्चंस काफी आते हैं, और करंट में भी आप ध्यान देना। जैसे मैं क्या करता था, अभी जैसे मान लो कि सपोज फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है, तो उस हाँ जी। केस में सितंबर का मैं नहीं पढ़ता था। 15 अगस्त के बाद का मतलब इस एग्जाम के लिए मैं नहीं पढ़ता। लेकिन 15 अगस्त, 1 जून से लेके 15 अगस्त, ये 2.5 महीने थे ना, इनको तो मैं जितनी मैगजीन मिलती थी वहां से सब पढ़ देता था। क्योंकि अब पता नहीं क्यों ऐसा लेवल मेंटेन करते हैं, बट यूपीएससी की तरह यहाँ नहीं है कि पिछले 1.5-2 साल का, यहाँ तो 3-4 महीने में से ही 10-12 क्वेश्चन बना देते हैं। पिछला हाँ ट्रेंड तो जी। ये था, इस बार बदल जाए तो मैं कह नहीं सकता। बट मैं यही करता था कि 2.5 से 3 महीने की जो थी मूवल क्रोनोलॉजी, किसी कोचिंग के नोट्स या मार्केट में और भी कोई मुझे ऐसे देख के लग गया ना कि इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के अच्छे दे रखे हैं, तो वो 2-3 मैगजीन से मैं कर लेता था। मतलब ये टारगेट रहता था कि एग्जाम से 1.5 महीना छोड़ के उससे पहले के जो 3 महीने हैं उसमें से कोई क्वेश्चन मेरा नहीं छूटे, और बाकी कोई भी एक मैगजीन 1 साल की उठा के यदि टाइम मिल गया तो पढ़ लिया, नहीं तो मैंने पिछले 2 एग्जाम में तो वो भी नहीं पढ़ पाया था। लेकिन आप लोगों को, ये जो भी कैंडिडेट्स हैं, इनको सलाह दूंगा कि पिछले 1 साल को मोटा मोटा कर लेना चाहिए और 3 महीने का अच्छे से कर लेना। तो ऐसे कुछ कोर एरियाज हैं। ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात, स्ट्रेटेजी बनानी है।
फिर उसको देखो अलग अलग भी कर सकते हैं कि अब 2 महीने हैं तो 2 महीने हाँ आप जी। एक ही नहीं रख सकते। मैं इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करता था कि लास्ट के 5 दिन मुझे क्या पढ़ना है वो बिल्कुल अलग कर दिया। लास्ट के 5 दिन में सिर्फ वही पढ़ूंगा जहाँ से जिस टॉपिक से एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आना ही है 100%। जैसे राजस्थान की नदियां हैं, मैंने सेलेक्ट कर रखे थे एरिया सब्जेक्ट वाइज। इकोनॉमिक सर्वे को जैसे लास्ट के 5 दिन में मैं 2 बार करता था। उसकी तो योजना किस तारीख को लॉन्च हुई ये भी याद करके जाता था। जो शुरू में इकोनॉमी के आंकड़े आते हैं जिसमें हाँ लिखा जी। रहता है कि इतने परसेंट इसमें हुआ, इतनी महंगाई थी, इतनी ये थी, वृद्धि दर कितनी हुई, आय कितनी हुई, ये सारी चीजें रट के जाता था। मुझे लास्ट के 2-3 दिन में तो पक्का ही रटते थे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी में मैं क्या करता था, ज्योग्राफी में ये राजस्थान की नदियां हो गई, इनको एक बार फाइनल रिवीजन कर दो। ये पर्वत पठार हो गए, उनका आरपीएससी का रटाया रटाया पैटर्न आता है, वो कूट देते हैं एक तरफ, ये पर्वत यहाँ है, ये जिले हैं, उनसे मिलाना होता है। तो मैं काफी हाँ जी। कंफर्टेबल रहता हूँ ज्योग्राफी वगैरह में। तो लास्ट और फिर वो करंट अफेयर्स के जो मैंने बताया कि लास्ट के जो 3 महीने के थे वो मैं लास्ट के 5 दिन में ही करता था। तो ऐसे जो कोर एरियाज थे वो तो लास्ट के 5 दिन में फाइनल रिवीजन के लिए, उसमें और कुछ नहीं पड़ता था। उससे पहले के जैसे इस बार के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, उससे पहले के 15 दिन आप फिर से रिवीजन के लिए रखो। और तब तक के लिए अभी से लेके जो एरियाज आपने नहीं पढ़े हैं, कंफ्यूजन हो गया होगा, मतलब जैसे 2 महीने हैं तो उसमें शुरू के 40 दिन की प्लान कर सकते हो आप। उसमें आपके जो एरियाज बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या छूट गए हैं उनको भी पढ़ लो। क्योंकि राजस्थान में क्या है कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं, इसलिए काफी लोगों ने अभी तैयारी की होगी, कुछ पहले मेंस की कर रहे होंगे। तो अभी से जो हाँ जो जी। एरिया प्रीलिम्स के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो 40 दिन पढ़ लो। फिर अगले 15 दिन है उन्हीं का रिवीजन कर लो, जो आपने पढ़े हैं नए या आपके पुराने सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ रखे हैं उनको कर लो। और लास्ट के 5 दिन फिर बिल्कुल अलग। लास्ट के 5 दिन तो मैं तो ये रखता था कि जहाँ से क्वेश्चन आए हैं आरपीएससी में उन्हीं एरियाज को पढ़ता था, और वहां से अब तक का तो यही रिकॉर्ड रहा है कि 100% क्वेश्चन आते थे, तो मैं काफी कंफर्टेबल रहता था। और बाकी मतलब सर, पीवाईक्यू का रोल बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। देखो पीवाईक्यू का उतना ज्यादा भी नहीं है। पीवाईक्यू से आप ये ट्रेंड पता कर लो कि कौन से पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं। बाकी रिपीट तो इसमें कुछ कुछ हो जाते हैं, जैसे नहीं, ज्योग्राफी। रिपीट नहीं होता, लेकिन अपने को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। हाँ डेफिनेटली, तो वो बस एक बार ट्रेंड देख लो, उसके बाद तो बहुत ज्यादा पीवाईक्यू करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और हाँ खास जी। करके तो राजस्थान ज्योग्राफी मैंने जहाँ से भी पढ़ी, तो वो मैगजीन ऐसी थी, शायद जहाँ तक मुझे याद है धरोहर की मैगजीन थी मेरे पास। तो अब आजकल हो सकता है कोई नई आ गई, मैं तो वो 2016 वाले एग्जाम के लिए खरीदी थी, फिर उसी को पढ़ता रहता था मैं। तो हाँ उसमें जी। वो हाँ देख, जी। उसमें पीवाईक्यू भी साथ ही थे, तो मैं वहां से पढ़ देता था, तो वो भी एक काम आ गया। ओके ओके। तो ये तो और काफी लोगों के डाउट इसमें सोल्व भी होंगे कि कैसे, सर ने जैसे बताया कि कैसे करना है। सर टेस्ट सीरीज के बारे में क्या आप बोलोगे? सर टेस्ट सीरीज, एक तो ये भी रहता है लोगों के माइंड में कि यार कितनी लगाएं, मतलब एक टेस्ट सीरीज लगानी है, दो लगानी है ना, और फिर उसको एनालाइज करना। देखो मैं तो जो भी बताऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो किया है वो पहले बताना जरूरी है। हमारे हाँ टाइम जी। में टेस्ट का उतना ज्यादा ट्रेंड नहीं हुआ था। इस बार 2021 में तो फिर भी हो गया था। मैंने 16 और 18 के दिए थे, तब उतना ज्यादा था नहीं। तो मैंने तो आरएएस का तो एक भी टेस्ट नहीं दिया था, कभी भी नहीं दिया। बट हाँ ओके। ये रहता था, तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट वगैरह स्ट्रेटेजी वो सब पहले से ही आती थी। लेकिन जो हाँ बच्चे जी। फर्स्ट दे रहे हैं उनको जरूर टेस्ट सीरीज देना चाहिए। टेस्ट सीरीज के दो फायदे हैं। देखो एक तो टेस्ट सीरीज में यदि आपका स्कोर कम आ रहा है ना, तो उसका स्ट्रेस मत लो, लोड मत लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाने वाले और आरपीएससी में जो पेपर बनाएंगे बहुत डिफरेंट होता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम बिल्कुल मेहनत सर। करते हैं कि उसके आसपास कर लेंगे, उतने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से डाल लेंगे, लगभग वैसा क्वेश्चन बना देंगे। बट जो एग्जाम एक्चुअल एग्जाम में आएगा वो तो दैट कैन बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो उस केस में आपके यहाँ मान लो कि 120 मार्क्स आ रहे हैं, वहां पे आपके 60 भी आ सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए तो लोड नहीं लेना। टेस्ट सीरीज का जो एक्चुअल पर्पज होता है वो होता है एक तो टाइम मैनेजमेंट, कि आप पेपर को सॉल्व कैसे करोगे, मैथ हाँ जी। रीजनिंग में कितना टाइम दे रहे हो, पहले क्वेश्चन कब कर रहे हो, ओएमआर शीट कब भर रहे हो, इन सब चीजों के लिए कर लो। और दूसरा कुछ कुछ तो देखो, इतना तो जरूर है कि जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो आपको ओवरऑल तो पता लग जाता है। अभी कंटिन्यूअस आपके यदि 80 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो आपको पता है कि तैयारी कमजोर है। और फिर हाँ जी। अल्टीमेटली दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो इसमें बाकी लोगों से आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैटर करती है। यदि बाकी लोग 120 ला रहे हैं और आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आपकी तैयारी कमजोर है। तो फिर सीधा हिट करो आप वो कोर एरियाज को। और आपके कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी है। फिर भी कोर एरियाज कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस इस बात में है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, सब्जेक्ट से आपकी पकड़ कैसी है, उसका आइडियाज लग जाएगा। बाकी कोई नहीं हाँ भी जी दे या सर। चार पांच भी दे ले तो उससे भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ओके ओके।
चलो सही है सर। और सर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, है ना, काफी लोगों के कमेंट आए हैं या क्वेश्चन है कि साइंस टेक का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है साइंस टेक को प्रिपेयर करते टाइम। जैसे आप भी आई थिंक आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हो, आपका पॉलिटिकल साइंस रहा है ना? हाँ, मेरा तो बैकग्राउंड एक्चुअली सारा मिक्स हो गया है। मैं 10+2 तक मैंने पीसीएम किया, फिर नेवी में गया तो वहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है वो किया, तो वहाँ जाके तो बीटेक जैसा हो गया। फिर मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से बीए किया और फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, तो फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, मतलब मेरा तो मिक्स ही रहा है। मिक्स ही बट हो गया ये तो। देखो साइंस एंड टेक में इसमें साइंस बैकग्राउंड की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चंस देखो आप, जो पीवाईक्यूज बता रहे थे आप, उसमें हाँ जी, क्वेश्चंस देखो आते कैसे हैं, इसमें तो कोई डीप टेक्नोलॉजी बेस्ड आते नहीं है, सिंपल फैक्ट बिल्कुल बेस्ड आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी सर। उसमें भी दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए, एक तो होता है कोर साइंस, एक होती है टेक्नोलॉजी। तो मैं क्या करता था साइंस वाले में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं सब्जेक्ट वाइज वो पकड़ता था जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम देता था हर। तो साइंस में जैसे मुझे करना होता था, मैं तो मेरे पास वही लूसेंट की बुक थी, पहले कभी नेवी में लगा तब की पड़ी हुई थी वो। उसी में से ब्लड, एक तो ब्लड के ऊपर क्वेश्चन आता था, एक वो हाँ रोग जी। वगैरह स्वास्थ्य से रिलेटेड, वहां से दो क्वेश्चन तो लगभग फिक्स रहते हैं, तो उनको तो मैं ढंग से पढ़ देता था। उसके अलावा ओके। फिर बायोलॉजी वगैरह थोड़ी पढ़ देता था, तो मैंने तो लूसेंट से पढ़ा। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, हाँ टेक्नोलॉजी जी। के लिए उस टाइम पे ऐसी कोई खास बुक तो आई नहीं थी कि जो केवल फिल्म से स्पेसिफिक हो। तो मेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी की बुक थी, उसी में से सिलेबस वाइज, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी दिया हुआ है कुछ और आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो मैं वहीं से देख के कर लेता था और वहीं से क्वेश्चन आ जाते थे लगभग। हाँ जी। ओके। तो मतलब साइंस एंड टेक के लिए मतलब उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, और कोई भी कंटेंट भी अगर मिलता है तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। कोई ज्यादा उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी क्वेश्चन भी 10 से 12 ही आते थे उस टाइम पर। लास्ट टाइम देखो, मैं ट्रेंड एनालिसिस तो करके नहीं आएगी किसमें से कितने, है। हाँ जी, बट हाँ जी, बिल्कुल। 10 से 12 आते थे। उसमें से भी 4 से 5 जो मैं बता रहा हूँ, एक दो तो रोग पे आ जाता था, एक दो ब्लड पे आता था। अभी तक तो यही ट्रेंड रहा है। वो बेसिक चीजें वहां से पढ़ के चले जाते थे, और टेक्नोलॉजी में जो नई है लेटेस्ट, जैसे अभी ये चैट पीजीटी वगैरह चल रहे हैं, तो करंट हाँ बेसिस जी, पे हाँ जहाँ जी। करंट की मैगजीन पढ़ोगे उसी से आधी टेक्नोलॉजी तो वहीं से हो जाती हाँ जी, हाँ जी सर। और सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रीलिम्स मतलब जिन्होंने एक से दो बार पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, मेंस भी लिख चुके हैं, एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि भाई प्रीलिम्स हो जाएगा। तो उनको अभी मेंस कंटिन्यू कुछ दिन और रखना चाहिए, या अभी ये दो दो महीने तो टोटली आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, मेंस को साथ साथ लेके चलें या नहीं? आप क्या कहते हो इसमें? है। हाँ देखो, ऐसे ऐसे केस भी काफी आते हैं। इसमें देखो दो चीजें हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। पहला तो ये कि इस बार का एग्जाम कैसा होगा ये किसी को नहीं पता है, और प्रीलिम्स का बिल्कुल एग्जाम सर। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आप प्रीलिम्स में अटक गए तो समझ लो कि आपके अगले 3 साल इंतजार की जो घड़ियां है ना, बहुत खतरनाक है। और बिल्कुल सर। और तीसरा ये कि इस बार यूपीएससी के पेपर ऐसे आने लग गए, मान लो कि वहां वाले जो कैंडिडेट है ना, वो भी सारे इधर एग्जाम देते ही हैं। तो हाँ जी। मतलब पहले से मेंटली प्रिपेयर होगी, एग्जाम टफ होगा, तो इतनी चीजों का यदि पता है तो उसके बाद जो कैंडिडेट है उनके लिए स्ट्रेटेजी इट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। क्योंकि जैसे कुछ मान लो पहले से फिल्म्स क्वालिफाई एक दो बार हो चुके हैं, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वहां नहीं हुआ तो अब इधर देंगे। कुछ लोग 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे थे लेकिन उनका एग्जाम पहला है लेकिन तैयारी अच्छी है। तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। इस केस में आप ऐसे कर सकते हो कि देखो लास्ट के 1 महीने तो कम से कम प्रीलिम्स के लिए पूरा रख लेना। उससे पहले आप थोड़ा थोड़ा ऐसे और एरियाज मैंने बताए हैं, जैसे इकोनॉमिक हाँ सर्वे जी। वगैरह अभी पढ़ दो अच्छे से, क्योंकि वो तो मेंस में भी आना ही है। ज्योग्राफी वगैरह मेंस में भी आएगी, तो यहाँ पे अभी अच्छे से पढ़ दो। उसके अलावा जिसको जितना कॉन्फिडेंट है, इसमें इसकी कोई स्ट्रेटेजी अलग से नहीं होती, हर एक कैंडिडेट को बता भी नहीं सकते। जिसको जितना हाँ जी। हाँ कॉन्फिडेंट है उतना आगे तक मेंस की तैयारी कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट वाला एग्जाम मैंने सिर्फ 5 दिन पहले दिया था। 5 दिन पहले हाँ जी। पता है कि मैं एग्जाम दूंगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, मेरे को पहले से पता था कि यार कम से कम डिप्टी तो हम बन ही गए, नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ रहा है। फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, 2 बार पहले से प्री क्वालिफाई भी था। तो इस केस में मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी, मैंने 5 दिन में भी क्वालिफाई कर दिया। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी डर लगता है, खास करके जिनके एग्जाम में जाके पसीने छूटते हैं, उनके लिए तो हाँ मैं जी। हाँ कहूंगा जी। अभी से अच्छे से तैयारी कर लो। और बाकी इंडिविजुअल के ऊपर है, जिसको जहां तक कॉन्फिडेंस है उतना लंबा मेहनत सकती है। हाँ जी। हाँ जी सर। सर अपने साथ विष्णु सर भी हैं, जो कि जो आरएस ऑफिसर हैं, वो तेज के साथ ही हैं। तो मैं उनको भी ऐड करना चाहूंगा, वो भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। विष्णु अरे सर।
ज्वाइन कराओ यार, हाँ, अच्छा लगता विष्णु सर आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। हेलो विष्णु सर, मैंने अनम्यूट कर दिया इधर से आप। है। कुछ कैंडिडेट बोलना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ उनको लास्ट में अच्छा, इस सवाल में ठीक है सर, उनको उनको हाँ अलाउ करते हैं, एक बार विष्णु सर आ जाएं फिर। ओके सर, एक चीज तो बता दो, आपने तेज के पेपर देखे थे, वो कैसे लगे सर? नहीं, तेज का एक पेपर देखा था मैंने, पॉलिटी वाला, वो अच्छा लगा हाँ जी, उसका, हाँ जी। मतलब नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है सर आपका तेज परिवार। सर नमस्ते सर, सर आपकी वॉइस एक बार थोड़ा इश्यू हो रहा ठीक है। है सर, उनको उनको हाँ अलाउ करते हैं फिर विष्णु सर आ जाएं फिर। विष्णु सर एक बार वॉइस उधर, हाँ, हेलो। सर एक चीज तो बता दो, आपने तेज के पेपर देखे थे वो कैसे नहीं लगे सर, सर? सर की रिवर्स हो तेज रही का है। एक पेपर देखा था मैंने, विष्णु सर पॉलिटी वाला, एक बार आप अच्छा अनम्यूट लगा उसका। करो एक बार उधर नमस्कार। से। हेलो विष्णु सर को रिपीट हो रहा है उधर शायद। विष्णु सर अनम्यूट करो एक बार फिर से आप। तब तक सर ऑन करते हैं। हाँ अब आ रही है शायद आवाज। हाँ हाँ सर, आ रही है आवाज आ रही है। नमस्ते सर। अभी सर बोलो सर, आ रही है आवाज। सर थोड़ा वॉइस आ रहा है, नॉइस आ रहा है साथ में आपके वॉइस पीछे। हेलो विष्णु सर, आवाज आ रही है, आप बोलो। नहीं सर, दोबारा ज्वाइन करते हैं। सर एक एक और मेरा क्वेश्चन है, तब तक सर आते हैं। एक होता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि लोगों को ये डर रहता है कि मैंने अभी ये नहीं पढ़ा है, मेरे दोस्त ने ये पढ़ लिया है। वो कंपैरिजन वाली फीलिंग्स होती हैं, और बहुत बार फील होता है, या आपको भी अपनी प्रोफेशन में इवन यूपीएससी के टाइम फील होता होगा कि यार ये वाला तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो उससे कैसे डील करें लोग, और उससे डिमोटिवेट भी होते हैं। तो यार ये तो होता ही है, जब इतनी बड़ी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से होगा। बट मैं क्या करता है, देखो मेरी अलग टाइप के फंडे थे मेरे। एक तो लाइफ की फिलोसफी जीवन में पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। जब हाँ जी, जीवन में क्लियर होता है कि जीवन में किसको क्या चाहिए, तो फिर ज्यादा कष्ट होता नहीं है। जैसे मान लो मैं दो दो नौकरी छोड़ के आया था, तो मेरे ऊपर हाँ तो जी, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि यदि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, ये सब था। लेकिन मैं पहले से क्लियर था कि नहीं हुआ तो क्या हो गया यार, 8 अरब की दुनिया है, उसमें मेरे से नीचे का स्टैंडर्ड देने वाले लोग तो हजारों में है, तो सिलेक्ट कितने होंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। 1000 बंदे मैक्सिमम सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी को तो हाँ रिजेक्ट जी, ही होना है। तो फेल हो गए तो कौन सा बिल्कुल। कोई इतनी बड़ी, ऐसा तो कुछ है नहीं, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दो, हो गए तो अगली बार दे लेंगे। ये तो पहली बार में दिमाग में रखता था, मतलब इतना भी नहीं था कि इसको जीवन मरण का नहीं बनाया था। हाँ, लेकिन हाँ एक जी, अंदर अंदर से ये जरूर रहता था मन ही मन में कि यार करूंगा तो सही, में होगा तो सही अपना। उसके लिए जी मैं क्या सर। करता था, तो उसके कई तरीके हैं। जैसे एक तुम अपने दोस्तों के जो कोर ग्रुप होता था, पब्लिक प्लेस में तो ऑफकोर्स नहीं कहना चाहिए ऐसे, लेकिन अपने दोस्तों को जरूर मैं कह देता था जो मेरे आसपास ज्यादा रहते थे कि यार इस बार देखना मेरी रैंक आएगी, नाम लिख ले अपना। उससे क्या है, हाँ एक तो जी, प्रेशर होता था कि यार वो देखेगा, और फिर वो देख भी रहा है मैं नहीं पढ़ रहा, तो एक ऑटोमेटिक वो आत्मग्लानि होती थी कि यार पढ़ ले यार, बाद में दिक्कत आएगी। कई बार मैं तो स्टेटस भी लगा दी थी मैंने अपनी, जब फर्स्ट टाइम में मेरी रैंक ठीक नहीं आई थी, कि माई अच्छा, सन हैज राइज अगेन, ऐसे करके। तो वो उसका भी जब जब दबाव रहता था, या और फिर दिमाग में रहता था कि यार जब रिजल्ट आएगा ना, तब ये कोई नहीं देखेगा कि मैं बीमार हो गया था, या मेरा उससे झगड़ा हो गया था, घर वालों ने परेशान कर दिया था, या मैं टेस्ट नहीं दे पाया था। मैं हर बार यही सोचता था कि जब रिजल्ट आएगा ना, तब हाँ आपका जी, इफर्ट है वो वहां दिखेंगे। तो सब रैंक देखते हैं, तो अल्टीमेटली आपको पहले से पता होना चाहिए कि अभी जो भी मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि इतने इतने कैंडिडेट देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यदि आपके जीवन में कष्ट है तो आप अगली बार दे लेना। ये तो कॉम्पिटेटिव बिल्कुल एग्जाम सर। तो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होना है। तो जब जब मुझे ऐसे लगता था, आलस से आता था या डर लगता था ऐसे, तो फिर मैं यही सोचता था कि यार जब एक बार डिसीजन ले लिया है तो रैंक लाने पे ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में होता था ऐसे डिमोरलाइज वगैरह एक दूसरे को देख के कभी कभार, लेकिन फिर वो क्षणिक होता था। मतलब उसके बाद फिर से वो अपनी पुरानी बातें याद कर ली कि जब शुरू ही कर दिया, नौकरी छोड़ के तैयारी की, और जब एक बार चल पड़े तो वो बोलते हैं ना कि लोग रुक रुक कर चलते क्यों है, और इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों है, तो ऐसे हाँ सोच के जी, फिर
लगे रहते थे कि होगा एक दिन। नहीं, बढ़िया बढ़िया सर। मतलब हाँ, वही है कि अपने आप को हमेशा पुश करते रहना है कुछ कि इससे हाँ देखो, होगा। ये क्या है, ये थोड़ा काफी डीप क्वेश्चन है, इसके कोई एक दो रीजन तो होते नहीं है, कुछ लाइफ जी स्टाइल डिपेंड करता है। जैसे मैं हमेशा से मैंने मेंटेन किया था कि 1 घंटे तो मैं पक्का अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज के लिए रखता ही रखता था। कभी रनिंग वगैरह नहीं भी की तो मैं वॉकिंग करने चला जाता था मोबाइल घर पे रख के, लेकिन 1 घंटे अपने शरीर को, अपने खुद को देता था मैं, जिसमें सोचता रहता था कि यार क्या करूं अभी, मेरा ऐसे होगा, इसमें कम था, फ्री में तो ऐसे हो जाएगा, इतना सा कर लेंगे। जब खुद आदमी सोचता है ना तो उसको आइडियाज आते हैं, उसके दिमाग में आते हैं कि मैं डर क्यों रहा हूँ, मुझे डर भी लग रहा है तो उसका रीजन क्या है। जैसे मान लो टेस्ट सीरीज में नंबर आ गए 60, तो अगले एक जी वीक तक नेक्स्ट टेस्ट में जब तक अच्छे नहीं आएंगे तो ये लगता रहेगा कि यार मेरा तो कुछ होगा नहीं। तो वो तो अच्छा रहता है, कई बार उसके चक्कर में फिर अच्छी पढ़ाई कर लेता था कि यार पॉलिटी अपना 4 एरिया, यार इसमें नंबर नहीं आए तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया। तो ये तो बीच बीच में डिमोटिवेट भी होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहिए। जो डर गया वो मर गया। देखो इस एग्जाम का सिंपल फंडा है, तैयारी करने से ज्यादा एग्जाम हॉल में जो परफॉर्मेंस देता है उसका सिलेक्शन होता है। कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी रहती है उनकी, काफी एग्जाम जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो खूब नंबर लाते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम जी हॉल में जाकर वो प्रेशर नहीं झेल पाते। तो इसमें कई चीजें हैं, एग्जाम हॉल में प्रेशर के लिए भी वो है कि यार जब जा रहे हो एग्जाम देने तो अपने आप को ये सोच के जाओ कि इस पर भी अपने साथ है, मैंने मेहनत की है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और लास्ट मोमेंट तक अपनी हिम्मत दिखाओ। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में शुरू में हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, 15 से 20 क्वेश्चन तक अता पता ही नहीं था मेरे को, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि यार क्या हो गया, बाकी लोगों का भी यही हाल होगा, और पीछे मिलेगा और पीछे मिलेगा। अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी बना के जाते हो और वैसे रहते हो तो दिक्कत नहीं आती। और एक जीवन में बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। ओपन लिबरल रहना चाहिए, पहले से फैक्ट पता होने चाहिए कि कई बार एग्जाम में नहीं भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे आधा स्ट्रेस हल्का हो जाता है कि बाकी लोग भी दे देंगे। मन ही मन रखो कि करके दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा हकीकत से भी रूबरू हो जाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी सर। सर आपने एक एक बड़ी सही बात बोली कि आप घूमने निकल जाते थे। अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट भी रहता है कि सर हम लोग सुबह वर्कआउट करेंगे या घूमने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्या ये सही में मतलब जब हम लोग घूमने जाते हैं या फिर मतलब थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो वो अपनी प्रिपरेशन में कहीं वो रोल प्ले करता है क्या, या मतलब बेनिफिट होता है उस चीज का, क्योंकि मेंटली तो आप रिलैक्स फील करते हो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना यार, इनके कोई वो क्या स्टैंडर्ड आंसर नहीं होते, पहली बात तो। हाँ और ये इतने, इस एक क्वेश्चन में इतने आंसर्स है ना कि मतलब रहता। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, अब मान लो कि कोई बंदा पहले से वर्किंग है, हाँ जी। अब मैं उससे कहूँ कि 1 घंटे एक्सरसाइज में दे देना तो उसका तो टाइम टेबल ही बिगड़ जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या था, जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था आरएस की, उस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री था तो मेरे लिए मैनेज हो गया था, लेकिन अदरवाइज भी मैं पक्का मैनेज करता, क्योंकि देखो मेंटल पीस बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी मेन बात ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको रिटेन तो होना चाहिए, वो समझ में तो आना चाहिए। आप 14 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन जो सुबह पढ़ा हो शाम को गायब है, अगले दिन तो कुछ अता पता नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ के अच्छे से कर लो। तो एक्सरसाइज हाँ जी करने हाँ का जी। एक फायदा मिलता है कि मेंटल पीस रहती है, स्ट्रेस नहीं आता, और बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स देती है, उसमें एनर्जी वगैरह बनी रहती है। अदरवाइज क्या है फिर वो, मेरे साथ तो ये होता था, हो सकता है मेरा डिफेंस बैकग्राउंड था तो मुझे शुरू से आदत थी एक्सरसाइज वगैरह करने की। यदि आप हाँ मस्त जी रहते हो, आपको एनर्जी लूज नहीं होती, आपका खूब मन करता है पढ़ने का, और बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, तो फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तक क्या है, हाँ जी सबका हाँ जी अलग है, सर। इसमें कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। बट हाँ ये है कि एक्सरसाइज वगैरह करते रहने से साइंस तो यही कहती है कि फायदा मिल हाँ यही रहता है, हाँ जी जिसको हाँ जी सर। जितना वैसा मैनेज कर लो। विष्णु सर आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, वेट कर रहे हैं हम लोग आपका। हाँ नहीं, नमस्ते सर। आवाज आ रही है। हाँ नमस्ते, सर अब स्वागत है आप सभी का। तेज परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत। और राम सिंह सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा विष्णु आपका सर सुनार, आपने आपके बिल्कुल आप परफेक्ट काफी बातें देर बताई। से वेट, काफी देर से वेट कर रहे थे आपका। अब आप नहीं, थोड़ा सुनना भी सा अच्छा लगता है मोटिवेट ना। करो। हाँ, सुनना भी अच्छा लगता है। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, राम सिंह सर ने, और बताया कि यार क्या चीज है और क्या कैसे बनेंगे, क्या होगा, क्या क्या समस्या आएगी, सब कुछ चीजें बताई। बहुत सही बात है ये। और लास्ट वाली बात बहुत अच्छी है सर आपकी, कि ठीक है तो एग्जाम है यार, बनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनेंगे तो लाइफ और भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना मोटिवेट रहे हम इस चीज के लिए कि नहीं बने तो क्या होगा। ठीक है, नहीं बने तो और कुछ करेंगे, बेस्ट करेंगे। लेकिन ये है कि अपना प्रयास बढ़िया हो, बेहतर तरीके से जो है हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, हमारे कोई लूप होल जो है वो नहीं रहे हमारे हैंड पे, इतना हम करें। बाकी तो फिर ऊपर वाला बैठा है करने के लिए, सब कुछ अपने हाथ में थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर,
सर स्टूडेंट से एक बार लेते हैं क्वेश्चंस, स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। आप वेट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स भी, तो जो लोग भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या तो मैसेज कर दो नीचे, और या फिर आप हैंड रेज कर लो। हाँ, जैसे एक हरप्रीत सर हैं, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। हरप्रीत हरप्रीत सर, आप बोल सकते हो। हेलो। हेलो सर, ऑडिबल नमस्ते है? सर। नमस्ते सर। सर मेरा एक हाँ जी। क्वेश्चन है। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे 10 से 11 घंटे तो मतलब काम में ही चले जाते हैं। उसके बाद मतलब ज्यादा हिम्मत भी नहीं बचती और रेस्ट हो गए तो मतलब मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूँ इस साल के एग्जाम्स मतलब इसके लिए, बट टाइम बहुत कम है मतलब मिल रहा है, क्योंकि 10 से 11 घंटे तो वहीं जा रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा आप गाइड कर दो। राम सिंह सर, आप बताओ हाँ, थोड़ा। जितना मैं सुन पाया हूँ ये पूछना चाह रहे हैं कि 10-11 घंटे इनके जॉब में चले जाते हैं, फिर भी ये हाँ हाँ जी, एग्जाम हाँ जी। जी। क्या करेंगे। देखो अब ये इसमें ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसमें आपकी स्टेटस क्या है फिलहाल, आप कितने कष्ट में हैं, आप कितना पढ़ पा रहे हैं, इसकी कोई मायने नहीं है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका होना है। तो ये तो आप दिमाग में बैठा लो। दूसरा क्या है, जैसे आपके केस में अब क्या, तो 10 से 11 घंटे से जा रहे हैं, तो उसके बाद जो टाइम मिलता है, यदि 3 से 4 घंटे आप मिलता है, तो आप सिर्फ कोर एरियाज पढ़ो, फिर उसके बाद आप पूरा सब्जेक्ट मत पढ़ो। जैसे मैं क्या करता था, मैंने आपको बता भी दिया है, मोटे मोटे सब्जेक्ट वाइज आप ये देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ज्योग्राफी का एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें नदियां पढ़ दो, खनिज पढ़ दो, पर्वत पठार पढ़ दो, वहां से तो 100% क्वेश्चन आएंगे। सेम आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कर दो, और इतना जो कोर एरिया सब्जेक्ट वाइज करके आप सिर्फ उन पे फोकस करो, और फिर पेपर की स्ट्रेटेजी एग्जाम वाले दिन भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करो, तो उससे एक बार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, तब मेरे पास 10 से 12 दिन थे, और तैयारी उतनी ज़्यादा भी नहीं थी। खैर उस टाइम पे कंपटीशन भी उतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने, जैसे आप बता रहे हो, उसी टाइम 10 से 12 दिन में पढ़ के भी एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। अल्टीमेटली मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरा, मैं आपसे आपको ये कहना चाहूंगा कि जितना पॉसिबल हो सके तो लास्ट में 1 महीने की तो छुट्टी ले लेना। अदरवाइज क्या है, फिर आपको स्ट्रेस इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप फिर हैंडल नहीं कर पाओगे। 1 महीने या 15 दिन की भी मिल जाएगी तो आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ दो, जो मैंने पहले बताया, 2-3 महीने की मैगजीन्स पढ़ दो, करंट की ज्योग्राफी पढ़ दो, तो उससे भी फिर निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब इतनी ऐसी एडवर्स कंडीशंस हैं, तो फिर वो, जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं, यदि ऐसी परिस्थिति के बावजूद आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, मजा तो तभी आएगा, लोग तो तभी देखेंगे कि यार क्या बंदा था। मतलब लास्ट ओवर में मैच जिताने का और एक शुरू से लेके सेंचुरी बना के मैच जिताने, दोनों में फर्क होता है। तो कोशिश करो कि फिर आप ऐसे प्लेयर बनो, फिनिशर टाइप के, और पूरे जोश के साथ करो। आवाज आ रही है? हेलो राकेश सर, आपकी तो मुझे साउंड आ नहीं रही है, लेकिन जो भी भाई साहब आए थे आ रही उनके है, लिए आ एक रही ही है। बात। हाँ, उनके लिए तो एक ही बात कहूंगा मैं। बाकी राम सिंह सर ने बिल्कुल परफेक्ट बताया है कि समय तो निकालना पड़ेगा, और उनके लिए एक ही बात है, अंधेरी है रात तो क्या, ऊंचे है ख्वाब तो क्या, जुनून भी तो रखता हूँ आसमां में उड़ने का। बस अगर इसको समझ गए तो बाकी ठीक है, बाकी तो जिंदगी चलेगी। सर ने एक ही लाइन में बता दिया सब। भाई करना तो करना ना, आरपीएससी नहीं कह रही है अपन को कि अपन करें। अगर हमारे पास समय है तो हम मैनेज करेंगे, रातों को कम सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जितना समय मिलेगा उतना करेंगे। मोबाइल में फोटोज खींच के ले जाएंगे, की नोट्स बना के। ऑफिस में लंच का टाइम मिलता है, वहां हम पढ़ेंगे। आने जाने के अंदर बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां हम पढ़ेंगे। रात को थोड़ा जैसे मैनेज करना पड़ेगा ना भाई, ये 5-7 महीने की बात है, केवल जनवरी फरवरी तक की कहानी है। उसके बाद में सब कुछ बदलने वाला है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल राम सिंह सर आपके सामने बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। हाँ बिल्कुल, टाइम मैनेज ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं। कई बार एफिशिएंसी बढ़ा लो अपनी, जो काम आप कर लो, करना आपको, उसकी पहले से प्रायोरिटी सेट कर लो। एक दो अच्छे दोस्त बना लो ऑफिस में, जो कई बार आपको थोड़ा रिलीफ दे दें। और ऑफिस में बैठ के भी लंच टाइम, ऑफिस के बाद में जब घर जाते हैं, जैसे इन्होंने बता दिया विष्णु जी, वैसे करो। अल्टीमेटली देखो, करना आपको है, इसमें आप कैसे मैनेज करोगे, ये सब कुछ आपको है।
हर एक कैंडिडेट ऐसे ही अलग अलग दौर से गुजर रहा है। अब आप उसको कैसे बेस्ट बना सकते हो, आपके ऊपर है। एंड बी ए गुड फिनिशर, दैट व्हाट आई सेड। सर राजीव सर हैं अपने साथ। राजीव सर आप अनम्यूट करें, आप पूछ सकते हो सर से। राजीव शर्मा सर। हेलो सर। राजीव सर अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। शायद सर नहीं कर रहे हैं, तो तब तक पीयूष अग्रवाल सर हैं। पीयूष अग्रवाल सर, अगर पीयूष सर अनम्यूट करो आप। हेलो। नमस्ते सर। हेलो। हेलो नमस्ते सर। हाँ जी सर। आप पूछ सकते हैं, आ रही है सर वॉइस आपकी, आप पूछ सकते हो। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे कि प्रीलिम्स का टाइम है, 2 महीने बचे हैं बस। तो सर अभी छुट्टियों का फिर सर, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं टीचर हूँ 3rd ग्रेड। तो सर छुट्टियों का सर अभी फिर ले लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि एग्जाम आगे जा सकता है? सर ये डाउट था। यार देखो, ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन यदि पुराना ट्रेंड देखोगे ना, तो प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है। तो अब हम तो ट्रेंड बेसिस ही कह सकते हैं। अब बाकी इस बार इलेक्शन है, तो उसमें होगा नहीं होगा, कब होगा, ये तो सब अंदाज ही लगा सकते हैं। इसका तो कोई शॉर्ट शॉर्ट आंसर नहीं। जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हैं वो भी नहीं बता सकते शायद। लेकिन हाँ, इतना है कि आप मान के चलो कि होगा ही एग्जाम। तो छुट्टी अभी नहीं तो जब 1.5 महीना बचे लगभग, मतलब 15 अगस्त के बाद ले लेना। जी फिर जी। उससे आप तैयारी कर लो, आगे बढ़ गया तो फिर वापस चले जाना, कोई बड़ी बात नहीं। ओके सर। और सर मैं ये कह रहा था कि अगर अभी प्रीलिम्स हो गया, तो सर मेंस के लिए सर कितना टाइम मिल सकता है? कुछ टाइम मिल जाएगा? क्योंकि मेंस रेडी तो है नहीं सर, अभी इतनी प्रिपरेशन नहीं है मेंस वाली। अभी मेंस की नहीं है तो मेंस में कितना टाइम मिलेगा, इसका भी कोई जवाब नहीं है। वो सब परिस्थितियों पे और आपके लक पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम जी टाइम पे हमारे टाइम पे 1 साल मिल गया था। देखो, आरएस का एग्जाम है ना, उसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कई बार कट ऑफ ऊपर नीचे निकाल देते हैं। फिर उसमें कोर्ट में जाता है, फिर टाइम मिल जाता है। कई बार पॉलिटिकल रीजन की वजह से आगे पोस्टपोन हो जाता है। ऐसे कई जी जी। रीजन है। आपकी किस्मत, आपको कितना टाइम मिलेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। 6-7 महीने तो मिलते ही हैं। आपको किस्मत अच्छी होगी तो और ज्यादा मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। विष्णु सर। ओके। बिल्कुल सही बात है। ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में अपना प्री मानिए, और जनवरी लास्ट या फर्स्ट वीक में अपना मेंस मानिए। इसी आधार पे, इसी बेस पे आप प्रिपरेशन करिए। बाकी आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, तो ये चीजें अपन को दिमाग में न तो सोचनी है और न समझनी है। ओके सर, ओके। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू पीयूष सर। सोनम मैम है। सोनम मैम आप अनम्यूट कर सकते हो, आप पूछिए अपना। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट हेलो। क्वेश्चन ये है कि हमें कितने टाइम रिवीजन का टारगेट करके चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत कम टाइम है। तो हमें कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम 2 टाइम्स रिवीजन कर ले एटलीस्ट, या 3 टाइम्स कर लें? कितना जरूरी होता है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि हमें सब्जेक्ट खत्म करते ही उसके प्रीवियस क्वेश्चंस जो आरपीएससी ने अब तक कंडक्ट करवाए हैं एग्जाम्स, उनके करने चाहिए और टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, या फिर अगर सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है तो जो टेस्ट का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देना चाहिए? राम सिंह सर, आप बताइए सर। देखिए, रिवीजन का तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे अभी 2 महीने यदि मान के चलें, तो आप 3 रिवीजन का प्लान कर लो। पहले 40 दिन, अगले 40 दिन में एक बार रिवीजन कर लो। उसमें रिवीजन क्या, जो सब्जेक्ट छूटे हैं वो भी पढ़ लो। फिर 15 दिन जो बचे उसमें फिर थोड़ा फास्ट रिवीजन बोलते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट के जो जो इम्पोर्टेंट एरिया है वहां से कर लो। और लास्ट के 5 दिन तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे करना है। जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं वो एरियाज लास्ट के 5 दिन में। तो ऐसे 3 रिवीजन का हो जाएगा, 40, 15 और 5 दिन। अब इससे ज्यादा टाइम मिल जाता है तो और उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। दूसरा, रिवीजन का देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सब कुछ रिवीजन ही है, अल्टीमेटली आपको चीजें याद होनी चाहिए। और आरएस का जो एग्जाम है इसमें बहुत ज्यादा रटना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सब कुछ हो जाएगा, वो भी है, लेकिन इसमें रटना भी खूब पड़ता है। तो उसके तो 3 बार या 4-5 बार रिवीजन कर लो। और जो कोर एरियाज हैं उनको तो 7-7, 8-8 बार भी पढ़ लो। आपको जब याद हो जाए पूरा, आप उस टॉपिक में से आंसर अच्छे से सोल्व कर पाए, तब जाके रुक सकते हो ऑफिस में 2 रिवीजन हो। अब किसकी कितनी तैयारी है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, उसके हिसाब से अपने अपनी प्लान कर। विष्णु सर।
बिल्कुल सही बात है। कुछ चीजें हैं इकोनॉमिक सर्वे, इसकी आपकी समरी आपकी कॉपी में होनी चाहिए। करंट अफेयर्स पिछले 8-10 महीने का और सूजस, इसकी समरी आपकी कॉपी में होनी चाहिए। और एक अपने जो लास्ट बजट था उसमें सीएम साहब का जो स्पीच था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आने वाले हैं उनकी आपके पास में समरी होनी चाहिए। तो ये समरी मुश्किल से 25-30 पेज की होगी अगर आप बनाओगे तो। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को कि आप काम करिए, कोई भी आपके पास करंट की जो तेज वाली बुक है या और कोई बुक है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 60 पेजेस हैं तो आपको 15 पेज पर डे एक करंट अफेयर्स का पढ़ना है और एक या आधा चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का आपको जो है समरी बनानी है। ऐसे भी करोगे ना तो भी 20 दिन में या 25 दिन में आपका करंट अफेयर्स, एक साल का इकोनॉमिक सर्वे, बजट स्पीच सब कुछ रेडी हो जाएगा 1 से 2 घंटे के बीच में। उसके बाद में उसका रिवीजन आप करते रहो, कोर एरियाज आपके तैयार है, बाकी फिर हो ही जाएगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये जो है इनका 3 अगर डिवीजन हो जाता तो बहुत बेस्ट है, नहीं हो पाता तो 2 करते हैं। हाँ जी सर। तो सोनम मैम, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और मैं अभी राजू चौधरी सर हैं, सर आप अनम्यूट कर लें। राजू चौधरी सर, उनका भी एक डाउट था सर। राजू चौधरी सर अनम्यूट करो सर आप अपने आप को। शायद वो नहीं है अभी। तो और कोई जो ओके शिल्प, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ मैम, हेलो राजू सर, आ रही आवाज, आप बोलिए। मैम हूँ सर मैं। हाँ मैम है ये। हाँ मैम बोलिए मैम। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि देते हैं उस टाइम मेरे को ना जो बच्चे कुछ याद आते हैं ना उनमें जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं तो 2 कट जाते हैं, 2 बच जाते हैं मेरे, और उन दोनों ऑप्शंस में मेरे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और वो अक्सर गलत होते हैं। तो मतलब चीजें को रिटेन करना कैसे, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा सर। मल्टीपल रिवीजन करिए आप। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना कभी भी नहीं है, कर देना चाहिए सर। उस दिन क्या पता आप करना अच्छा होगा आपके पास। जी सर, मोस्टली क्वेश्चन में मेरे यही डाउट रहता है कि 2 ऑप्शन हमेशा करते हैं मेरे, 2 बच जाते हैं हमेशा, और उन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपको जो फर्स्ट टाइम दिमाग में आता है ना, आप तो उसी को जय बजरंग बोले बोलते हैं तो राइट एग्जाम में सही है। तो फर्स्ट टाइम में आपको लगा कि ये सही है, मोस्ट ऑफ तो सही निकलता है। हाँ ये होता है मेरा, जैसे कि मैं टेस्ट देती हूँ ना तब ये सही नहीं होता, लेकिन जब मैं ऐसे मतलब कि नॉर्मली क्विज वगैरह होते हैं उनमें करती हूँ ना तब मोस्टली सही निकलते हैं। टेस्ट में दबाव आ जाता होगा और तो कोई रीजन नहीं लगता है, तो लक मैटर जाता है। जब आपको कुछ नहीं पता और तो आपका लक मैटर करेगा। यदि आपने टेस्ट में किया है, थोड़ा बहुत आइडिया था, चांस लेने की सही निकलेगा। फर्स्ट रैंक की दुनिया में इसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज। फर्स्ट टाइम जो दिमाग में आ गया उसे लगा। जी, और सर ये और पूछना था कि जैसे मतलब टेस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते हैं तो डीपली पढ़ते हैं ना थोड़ा उनको, तो उनमें टाइम लगता है। तो जैसे टेस्ट अभी जैसे 30 तारीख को टेस्ट है तो मतलब वो सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, और अगर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना तो फिर वो चीजें छूट जाती है। देखो पढ़ना तो अच्छे से चाहिए, कुछ चीजें छूट गई तो उनको बाद में कर लेना, लेकिन वो जो मैंने पहले कहा कोर एरियाज को पहले अच्छे से करना। टेस्ट में यदि आपका सिलेबस नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, टेस्ट तो देने की है। और सिलेबस तो कभी भी पूरा नहीं होता है, मान के चलो आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे तभी आपको ये लगेगा कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया। तो टेस्ट देके एक बार बिना सिलेबस के भी बहुत फायदे होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, तो वहाँ वो आप कितना पढ़ के जाओ 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे उस सब्जेक्ट में जो आपको नहीं पता होंगे। तो सिलेबस होना हो टेस्ट तो देखें। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। विष्णु सर, ये डाउट काफी लोगों का है कि वो 2 ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं और फिर बाद में, तो आप क्या कहोगे? राम सिंह सर ने तो बता दिया। देखो इसके पीछे जो रीजन है ना वो ये है कि आपका जो है रिवीजन बहुत कम है, आपने 1 या 2 बार स्टडी की है, सिंपल बात है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि
रात को ये डाउट है आपको और सुबह बिल्कुल सभी सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप मल्टीपल रिवीजन करिए और अधिकतम टेस्ट लगाइए आप, अगर ये समस्या आपके पास ज्यादा है तो, कि जो ऑप्शन कटिंग करते हैं हम वहां पे कि ए गया और सी गया और हमारे पास बी और डी बचा, तो आप ज्यादा टेस्ट दीजिए, जिससे क्या है कि ये जो गलती होती है ना कि मैं एग्जाम में तो लगाती हूँ वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है, बाकी बाहर हम चाय की तरफ बैठ के अगर डिस्कस करेंगे तो वहां पे मेरा तुक्का सही जाता है। तो ये है कि वो प्रेशर जो है वो वहाँ रिड्यूस हो जाएगा आपका, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल टाइम इन चीजों की। यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ओके ओके सर। अमन मुदगल सर हैं, सर आप अनम्यूट कर लो। अमन सर, हेलो अमन सर, आप बोल सकते हो। सर ने अनम्यूट तो कर लिया है बट आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पहले तो ये सर कि तेज की वजह से सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सही हो गया। पहले सर मटेरियल वगैरह नहीं मिल पाता था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर राजस्थान ज्योग्राफी में जैसे कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है और वो आती भी है एग्जाम्स में, जैसे कि मिनरल्स के बारे में, और मिनरल्स में भी प्रिसाइजली उनकी जो एग्जैक्ट जो माइन है, जैसे कोल माइन हो गई या कोई भी मीका की माइन हो गई, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, उनको कैसे हैंडल करना है और उनको लर्न कैसे करना है, क्योंकि है भी बड़े सारे नंबर्स में। राम सिंह सर, आप गाइड कीजिए। ये वाले जो है ना, इनसे ज्यादा रिवीजन करने पड़ेंगे। रिवीजन के अलावा तो मुझे और कोई ऐसा मैं तो नहीं करता था। एक तो जो रटने वाली मैथ बना के तैयारी करता था, मान लो आयरन कहाँ से मिलता है, मैथ में इंडिकेट कर दूंगा कि यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, सिले वाइज लिख देता था कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा उसको बार बार पढ़ता था, जैसे 2 दिन बाद पढ़ के फिर 7 दिन बाद पढ़ता था। तो मल्टीपल रिवीजन दो तरीके अपनाता था। सीवाई जो आए हुए थे करता था, याद रह जाती थी कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है यहाँ। और ये जो रटने वाली चीजें आप देखोगे लगभग डायरेक्ट तो नहीं होते, लेकिन आपको आइडिया हो जाए एलिमिनेशन टेक्निक के लिए। ओके, तो मतलब सर सेक्शन का पता चल जाएगा कि कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले उनको लर्न किया जाए, फिर उसके बाद अलग जो मिनरल्स वगैरह है उन पे जाएगा। हाँ विष्णु सर। देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं ज्योग्राफी में, जैसे खनिज हो गया, सिंचाई योजनाएं हो गई, जनसंख्या हो गया, और जैसे सर ने बताया पठारी से हो गया। इनमें जो टफ चीज है, जनसंख्या याद नहीं होगी और आपको जो है मिनरल्स याद नहीं होंगे, तो आपको ये करना है, कॉपी बनाइए छोटी सी 15-20 रुपए की, उसके अंदर वो चीजें जो केवल आपको करनी है वो बहुत समराइज लिख लीजिए। जैसे राजस्थान की अगर जनसंख्या की बात करूं, जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं वो आधे पेज में या एक पेज में आ जाएंगे एक तरफ, दूसरी तरफ आपका मिनरल आ जाएगा, दूसरे वाले पेज में आपकी जो है सिंचाई योजनाएं आ जाएगी। उस तरह छोटी छोटी चीजें, तो इनको क्या है कि ये ऐसी कॉपी बनाओ जो आप सुबह शाम कहीं उसको देखते रहो, उसको रिवीजन करते रहो। रटोगे ना आप तो 4 खनिज भी याद नहीं कर पाओगे, पूरे 5 खनिज भी पूरे दिन में याद नहीं होंगे, इसलिए 2 खनिज या 1 खनिज याद करो। जनसंख्या की बात करो तो घनत्व याद करना है बस। अगर ऐसे उसको डिवाइड करके हम कर लेंगे ना, तो हमें 5-7-10 दिन में वो सारी टफ चीजें जो एक साथ याद नहीं होगी वो याद हो जाएगी। अगर याद भी नहीं होती है तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से उसको कर देंगे, पता लग जाएगा कि जावर तो वहां पर है और पोरदरीवा वहां पर है, राजपुरा वहां पर है। लेकिन ये कब होगा, जब आप उस कॉपी से मल्टीपल बार उसको रीड कर लोगे। याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे को एक चीज याद आ गई, मैं इसमें ये भी करता था, जैसे लास्ट के मान लो 10-15 दिन से मैं तो तैयारी सब शुरू करता था, बट आप ये कर सकते हो कि जैसे लंच के बाद आधा घंटे मैं घूमता ही रहता था इधर उधर। तो उस टाइम पे एक बुक आती थी, अभी एग्जैक्ट तो मुझे याद नाम नहीं है, उसमें वो मिनरल्स वगैरह का पूरा मैप में दिया हुआ था कि ये यहाँ मिलता है, ये यहाँ, और उसके 50 से 60 पेज, उसी को दिन के 4-5 पेज ऐसे लंच के बाद में डेली देखता था। तो 15 दिन में आप उसको पूरा वो हो जाएगा, फिर दोबारा रिवीजन कर दो तो वैसे ही ज्योग्राफी के तो मोटे मोटे सारी चीजें कवर होती है। मतलब लंच के बाद यदि आप डेली आधा घंटे भी दे दो ना, फिर डायग्राम मैप वगैरह देखने में, तो भी काफी चीजें। ओके सर, ओके सर। अपने साथ एक सोलिडेरिटी सर हैं, सर आप अनम्यूट करें, मैंने अलाउ कर दिया आपको बोलने के लिए।
हेलो सर, नमस्ते सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरे को एक हाँ क्वेश्चन सर। ये पूछना है कि इस एग्जाम में अगर हम प्रीलिम्स में अटेम्प्ट होते हैं, हाँ जी। मतलब इस एग्जाम को जब हम देते हैं, तो फाइनली पोस्टिंग आते आते सर कितना टाइम लग जाएगा? ये तो ये बता विष्णु दीजिए सर। सर। एक मिनट सर, ज्वाइन करने में मतलब आप एक्सपेक्टेड ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ज्वाइन करेंगे तो कहाँ तक, मतलब उस टेन्योर टाइम कहाँ तक होगा? जन ये मतलब 2023 को छोड़ो, 2024 में, 25 में, या मिड 25 सेकेंड हाफ में, कब तक हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं? तो सर जिस पड़ाव पे वे- मैं हूं ना, वहाँ प्रॉब्लम है। मेरा यहाँ से ओके। जो इंटरनल प्रमोशन है ना, वो भी मतलब उसी ग्रेड में पहुंच जाऊंगा। अब पेपर की मेरे को देखो, प्रीलिम्स और मेंस की कोई टेंशन नहीं है। मैं प्रीलिम्स का पेपर कल ही दे सकता हूँ और मेंस का पेपर एक वीक बाद ही दे सकता हूँ। इश्यू वो नहीं है। इश्यू ये है कि इस एग्जाम को ज्वाइन करने में कब हम पहुंचेंगे। और मुझे तो राम सब सिंह सर, टॉप 2 इसलिए बताइए चाहिए, कब बाकी सिलेक्शन का तक। कोई लेना देना ही नहीं है। टॉप 2 के ओके, लिए ही मैं ओरिएंटेड हूँ। अगर तीसरी पोस्ट ही मिली तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे सिलेक्शन दैट्स क्यों ना हो जाए। गुड। ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है सर। क्योंकि सर मेरा तो ऑलरेडी बहुत आप, अच्छी पोस्ट पे है, और वैसे मेरे को काफी कुछ पता है। कोई दैट्स प्रॉब्लम नहीं गुड, है मेंस दैट्स को गुड लेके भी। सर। आज ही पेपर दे सकता हूँ मैं मेंस का, पार्ट 1, 2, राम 3, 4 जीएस के चारों पेपर। राम बस सिंह ये सर, है कि बताएंगे सर ज्वाइन कि कब देना है, कैसे, कब ज्वाइनिंग तक हो कब तक हो सकता है सकती है। क्लियर। मैं एक्चुअली क्या इनको शुरू में सुन नहीं पाया, तो ये एक बार ब्रीफ में शॉर्ट में दोबारा से बताएं एक बार, तो मैं सर पूछना चाह रहे हैं कि ये जो अभी एग्जाम चल रहा है, इसका प्रोसेस फाइनल कब कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल ज्वाइनिंग कब आ जाएगी, कितना कब तक टाइम आ लग जाएगी? सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी है सर्विस में। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करना चाहूंगा, इसका कोई जवाब नहीं है। विष्णु सर, आप कुछ बताना चाहोगे, क्योंकि मैं तो आरपीएससी का इतना ही सिस्टम कहूंगा, सर। देखो आरपीएससी का सिस्टम, आरपीएससी वही है जो पहले एक साल में प्री का रिजल्ट देती थी, अब 17 दिन में, 16 दिन में, एक महीने प्री का रिजल्ट देती है। इसलिए क्या होगा कल, ये हमें पता ही नहीं है यार। आप ऑलरेडी सर्विस में हो, आप अपना सर्विस करते रहिए और मेंस देके अपने सर्विस को एंजॉय करिए, जब समय आएगा तब ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वरना इतना श्योर तो कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नहीं तो बस नहीं वैसे कर पाएंगे। नॉर्मली आप देखोगे ना, एग्जाम का प्रोसेस तो फ्री हो जाता है, उसके बाद मेंस दोनों तो एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद एग्जाम में क्या है, इंटरव्यू होगा और ज्वाइनिंग आएगी तो वो आती रहेगी। तो पहले से जो होने वाले को चिंता ही नहीं है, बस मेंस दो और फ्री हो। हाँ जी सर। बाकी कोई और है? शायद पारुल मैम है। पारुल मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करो और ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, टाइम भी हो गया है सर का। सर, पारुल मैम आप बोल सकते हो। हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। सर एक्चुअली सर, जैसे ना राम सिंह सर ने बताया कि हमारी जैसे ना प्रीलिम्स में पहले 3 या 4 बार रिवीजन की होनी चाहिए रणनीति। वैसे सर मैंने मतलब बनाई थी अभी, मतलब कि हाँ मुझे ये करना है। मेरा सिलेबस भी ऑलमोस्ट कवर ही है और सर मैं टेस्ट वगैरह दे रही हूँ। लेकिन सर एक तो मुझे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, मतलब खुद के ऊपर। सर ये मेरी हमेशा से ही प्रॉब्लम रहती है। और एक सर मेरा ये भी डाउट है कि हम पढ़ रहे हैं, कंटेंट अपने पास है, अच्छा भी है, लेकिन सर मार्केट में इतनी सारी बुक्स आ रही है ना, तो सर उससे ना काफी सारा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। तो सर उसका क्या है मतलब इलाज, मतलब ये बताओ। देखो, आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं मोटे मोटे। पहला तो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, उसका इस एग्जाम की खासियत है कि जो डर गया वो मर गया। देखो, एग्जाम वाले दिन यदि आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर लो, आपका रिजल्ट फिर जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसा आएगा नहीं। तो एक तो डरना तो वैसे नहीं, कितने लोग दे रहे हैं, आपके जैसे कंडीशन वाले बहुत से लोग हैं। अभी आपने सुना एक कैंडिडेट ऐसा भी था जो 10-11 घंटे काम कर रहा है और फिर भी वो हिम्मत दिखा रहा है कि एग्जाम तो मैं दूंगा। ऐसे लोगों को देख के मोटिवेशन लो, अपने आप को इतना टाइम मिल रहा है तो उसमें खूब तैयारी करो। और देखो, डरना नहीं है, पहली तो ये शर्त है। दूसरा, आप जैसे लोगों के लिए टेस्ट सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप तो 10, 11, 12, 15 जितने टेस्ट देना चाहो, जब तक आपका डर खत्म नहीं हो, इतने टेस्ट दे दो कि जब आप रियल एग्जाम देने जाओ तो आपको मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं लगे, आपको लगे कि आप टेस्ट सीरीज का एग्जाम ही दे रहे हो। तो उससे काफी प्रेशर भी कम हो जाता है और आप वैसे ही पेपर में थोड़ा ठीक परफॉर्म कर दोगे। और तीसरा, जो बुक्स का आपने पूछा, उसके लिए देखो, मार्केट में तो आएंगे, इतनी कोचिंग्स हैं, इतने चैनल्स हैं, इतने टॉपर्स हैं, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। और फिर इस एग्जाम का ये चीज 3 साल तक चलती है, तो किसी ने कहाँ से पढ़ा। अब जैसे मेरे से आप एक्सपीरियंस हो गए, तो इतनी किताबें पढ़ी थी, कुछ यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था, किसी ने बोल दिया दोस्त ने आके कि यार इस कोचिंग के नोट्स बढ़िया हैं, तो उसके भी पढ़ डाले।
तो ये तो अब आपको खुद को बनाना पड़ेगा। एक बार आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना लो कि ये सब्जेक्ट में यहाँ से पढ़ूंगी, ये वाला यहाँ से पढ़ूंगी, उसके बाद स्ट्रिक्ट रहो। इतना कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा। विष्णु सर, इसमें एक चीज और जी है, कई बार अपने को ये लगता है कि मेरा ये छूट गया, पूरा 150 इसमें थोड़ी करनी है आपको। अल्टीमेटली ये भी पता रहना चाहिए कुछ छूट भी क्या, मान लो तब तो बहुत से नोट्स आप नहीं भी पढ़ पाए तो भी कोई बात नहीं, बाकी जितना बड़ा उसके पास आ जाओ। इंग्लिश तो वैसे आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, उसके बाद से आप 150 नंबर लाओ, 130 लाओ, कोई अवार्ड वाला है ना। 100 का टारगेट 100 आ जाते हैं। विष्णु सर आप बताइए। राम सिंह सर ने बिल्कुल सही बता दिया है भाई। अब देखो कॉन्फिडेंस तो दवाई है नहीं कि गोली खाई और कॉन्फिडेंस आ गया आपको। नंबर एक बात। नंबर दो कि मार्केट में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। आप उस गोपालपुरा वाली रोड पे जयपुर में कहीं भी कोचिंग हब की तरफ जाओगे तो उसे लगेगा यार 20,000 बच्चे तो एग्जाम ही दे रहे हैं, हमारा नंबर कहाँ से आएगा। अरे भाई जो बनने वाले हैं ना एसडीएम डिप्टी, वो तो आ ही नहीं रहे बाहर, पता नहीं कहाँ बैठे हैं। सही बात है ये, है ना। तो उससे क्या है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जो होगा वो ठीक है। बाजार में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। हमारे पास में जो मैटर है उसको हम पहले सेलेक्ट कर लिया होगा सभी लोगों ने अब तक तो, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पे है, 2 महीने की बात है। तो जो हमारे पास है हाँ उसको अपडेट कर लो आप। कोई चीज आपको लग रहा है, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के पुराने नोट्स है तो आपको लग रहा है कि इसमें अपडेट करना है, तो वन रिपोर्ट राजस्थान की नई आ गई, उसको अपडेट कर लीजिए आप, बस आपका नोट्स ओके हो गया। या फिर इकोनॉमी सर्वे से कुछ कोई बांध के नाम आए हैं, कोई डैम के नाम आए हैं, कुछ और चीजें आई हैं, उसको अपडेट कर लीजिए। मिनरल्स आए हैं नए तो उसको अपडेट कर लीजिए, बस ये आपका नया नोट्स हो गया। तो फेथ रखिए जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर और उसी में मल्टीपल रिवीजन करिए, काम हो जाएगा। 200 में से कितने नंबर लाने हैं? 90 नंबर पे तो आराम से, 90-100 पे तो आराम से पास होता है बच्चा। और फिर वही बात है कि हवाओं की क्या औकात, जो चिरागों से टकराए, चिरागों से सारा जहान रोशन होता है भाई। जो बनेगा तो बनेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। एक लास्ट एक सर का मैसेज है कि मैंने मम्मी से लड़ाई कर ली है बात करने के लिए, तो मैं उनको एक बार अलाउ कर देता हूँ, है ना। जय हिंद सर है कोई, जय हिंद नाम है उनका टेलीग्राम का कुछ। सर आप अनम्यूट कर सकते हो। सर है, मैम है, आई डोंट नो। नमस्ते सर। सर आप थोड़ा सा लाउड बोलें, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ सर, मैं राम सिंह सर को पहले से ही सरस्वती IAS पे उनका इंटरव्यू देखा है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर मोबाइल को कैसे दूर रखे? ये सारे दिन इससे परेशानी रहती है, दोस्तों से कैसे दूर रहे? ये ऑलमोस्ट सबका है सर। ये सर राम सिंह सर, ये जवाब सबको चाहिए। अब ये तो देखो, मैंने पहले भी कहा किसको कौन सी रैंक चाहिए और किसको जीवन में क्या चाहिए, ये पहले फिलोसफी आप क्लियर कर लो तो चीजें आसान हो जाती है। फोन दूर रखने का यार पहले दिमाग में बैठा के रखो ना कि मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आना है। उसके लिए फोन का उतना यूटिलाइज करो, उसके लिए टाइम टेबल बना लो कि मैं दोपहर में वीडियो देखूंगा या शाम को इसमें टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस देखूंगा। जितनी मोबाइल की उपयोगिता है उतना ही लो। और 4-5 महीने के लिए यदि आप दोस्तों से बात भी नहीं करोगे ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जो आपके बिल्कुल खास दोस्त हैं, जो चाहते हैं आपका भला कि आपका सिलेक्शन हो, वो आपको वैसे भी कुछ नहीं कहेंगे। और बाकी लोगों को नहीं किया जो नाराज हो रहे हैं, तो वो नाराज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, आपके लिए ठीक रहेगा तैयारी के दौरान। तो फोन को वैसे रख दो। उसके अलावा इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम तो चलो चैनल वगैरह के लिए, जहां आपकी पढ़ाई में यदि उपयोगिता हो रही है तो मोबाइल रखो। उसके अलावा इस दौरान यार 1 साल के लिए आप सोशल मीडिया से दूर, फ्रेंड से दूर रह भी लोगे ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, वापस वैसे ही मिल जाते हैं। मैं तो 4-5 साल दूर रहा था, अभी भी सारे दोस्त वैसे ही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो आप सिलेक्शन हो जाओगे तो वैसे और बन जाएंगे, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी। एक सर कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट पढ़े जिनसे प्रीलिम्स निकल जाता है? सर मैं अभी जस्ट ही नए कोचिंग ज्वाइन की है सर, 4 महीने हुए हैं, इसलिए ये एक बार मैं अभी लास्ट में एक बार समराइज करूंगा अपनी बात, तब आप सुन लेना, उसमें कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है सर, थैंक यू सर। आ रही है आवाज? मैं तो इतना ही कहूंगा, आपकी आवाज तो मुझे नहीं आ रही है इस समय, लेकिन अगर मेरी आ रही है तो ये कह रहा हूँ कि मोबाइल की बात तो ऐसी है कि लाइफ में क्या होता है, 2 चीजें होती है। एक तो मुझे चाहिए, एक मुझे चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। अब मुझे चाहिए तो क्या कि मैं SDM या DYSP या RS बनना चाहता हूँ, ये तो मुझे चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन, वो क्या, मेरा मोबाइल। तो भाई जिंदगी में वो मिलता है जो हम चाहते ही चाहते हैं, वो नहीं मिलता जो हम केवल चाहते हैं।
तो आप मोबाइल को चाह रहे हो तो फिर वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए जिसको ज्यादा चाहो उसको पास रखो, बाकी दूर रखो। सीधी सिंपल कहानी है। हाँ जी सर। कुछ चीजें क्या है, सर फिनिश। तो हाँ हाँ मैं सर। कह रहा हूँ, कुछ चीजें जीवन में मोटिवेशन के लिए भी रखनी चाहिए। जैसे मान लो कि आप ये टारगेट करो कि यार अब फेसबुक छोड़ दी और जिस दिन सिलेक्शन होगा ना तो रैंक के साथ ही पोस्ट डालेंगे। तो 1.5-2 साल मान लो कि आप मेंस दिया, उसके बाद भी खोलो तो कोई बात नहीं। अदरवाइज ऐसे मैं तो ये भी सोचता था यार अब रैंक के साथ पोस्ट डालेंगे। मैंने अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दिया था जब 2016 में अच्छी रैंक नहीं, माई सन हैज सेट टू राइज अगेन। और वो स्टेटस मैंने तब चेंज की जब आरएस मेरा एसडीएम मिला मुझे। उस दिन मैंने लिखा माई सन हैज राइजन विद ए फ्रेंड। तो मेरे लिए यही मोटिवेशन था कि यार जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा और मैं एसडीएम बनूंगा ना, उस दिन ये पोस्ट हटाऊंगा। उसको देख के मोटिवेशन लगा रहता था। तो फिर ऐसी ऐसी चीजें कुछ बना दो कि एक दो खास दोस्त है उसको वादा इरादा कर दो, आपके चाहने वालों को कर दो, जो आपको बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे भैया आपने जो कहा था उसको कुछ करो। हाँ जी सर। तो सर वाइंड अप करते हैं, एक फाइनल मैसेज आप तेज स्टूडेंट्स को क्या देना चाहते हो, एस्पिरेंट्स जो लोग अभी लगे हुए हैं, आप दोनों। तो यार इस एग्जाम में मैंने इतने क्वेश्चंस के जवाब दिए तो कुछ तो कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि सबके अलग अलग क्वेश्चन थे, किसी हाँ को जी। अलग जवाब। तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से एक समरी 3 से 4 मिनट में बता देता हूँ कि फिल्म के लिए खास करके फिल्म पे फोकस करूंगा। तो सबसे पहले जितने दिन बचते हैं उसकी अपने को प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके लिए क्या है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या आता है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक तो एग्जाम की अवेयरनेस, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये अपने को पहले पता होना चाहिए। फिर दूसरा, कट ऑफ कितनी जाती है, कितने क्वेश्चंस करने से होता है। नेगेटिव यदि कितने चले जाएंगे तो मेरे कितने 90 कितने बन जाएंगे, 60 क्वेश्चन करूंगा तो कितने बनेंगे, 75 क्वेश्चन सही होने पे यदि काटने के बाद में तो मेरे 100 बनेंगे। ये सब चीजें पहले कैलकुलेट कर लो, उससे काफी दिमाग को शांति मिलती है। उसके बाद ये आता है कि आप पढ़ना कैसे शुरू करोगे। तो जैसे अभी 2 महीने तो उसकी मैं रहता तो मैं 3, यदि मैं एक नया फ्रेश कैंडिडेट रहता या जिसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी, उस केस में बता रहा हूँ। बाकी जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो तो लास्ट जाके कर सकते हैं। तो मैं अभी जो 2 महीने का टाइम है उसको 3 में डिवाइड करता। पहले 40 दिन में मैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता जो एग्जाम में आते हैं लेकिन मैंने नहीं पढ़े, उनको मैं डेफिनेटली पढ़ता। फिर अगले जो 15 दिन है उनमें मैं दोबारा से सब्जेक्ट जो एरिया जो जहाँ से क्वेश्चन वगैरह आते हैं हर एक सब्जेक्ट में, उस दौरान ये कोई टॉपिक छूट गई कोई बात नहीं, छूट गए तो छूट गए, लेकिन जो मैंने पढ़ा हुआ है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ता है। और लास्ट के 5 दिन में मैंने पहले ही बताया था, बिल्कुल एकदम जो हिट टारगेट बोलते हैं ना वैसा करता है कि इकोनॉमिक सर्वे का 2 बार रिवीजन, लास्ट के जो 3 महीने हैं उनकी करंट अफेयर्स की मैगजीन, ज्योग्राफी के मैप देख देख के और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो वाले, आर्ट एंड कल्चर की, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं वहां से पढ़ता, और इकोनॉमी वगैरह में जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो रट लेता। ये लास्ट के 5 दिन में करता हूँ। रीजनिंग के जो पार्ट्स थे, जैसे जो इम्पोर्टेंट है, रीजनिंग ईजी रहती है थोड़ी, मैथ में तो टाइम लगता है, तो जो नहीं ज्यादा लोड लेता नहीं था। टारगेट ये रहता था कि 20 में से 10 भी कर दिए तो अपना काम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं करके जाता था। फिर अब ये जब आपके दिमाग में बैठ गया कि ऐसे करना है, फिर क्वेश्चन से आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, बुक्स वगैरह कहाँ से लाएं। उसके लिए देखो अब इतने टॉपर्स हैं इतने, और मैं बताने की स्थिति में नहीं। उसका एक रीजन तो ये, एसडीएम बनने के बाद आदमी को दोबारा एग्जाम नहीं देना होता, तो वो सब चीजों से और मैंने एग्जाम दिया था 3 साल पहले, तो उस टाइम पे अलग मैगजीन थी, अलग बुक थी, अब नहीं। एक बार आप मार्केट में जो चल रहा है या जिस कोचिंग के अच्छे हैं या जहाँ आप जुड़े हुए हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वहां से एक बार फाइंड करके उस पर भरोसा करो। उस पर भरोसा करने की इसलिए आवश्यकता हो जाती है क्योंकि आप उतना भी पढ़ दोगे तो पास हो जाते हो। आप एक दो इम्पोर्टेंट एरिया छूट भी गए, कोई बहुत किसी कोचिंग के खास नोट थे और आप वो नहीं पढ़ पाए तो भी क्या है, जैसे पहले मैंने बताया 100 नंबर लाने आपको, 10 क्वेश्चन नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ रहा है। थोड़ा ऐसे रिलैक्स रहना चाहिए। इसके बाद ये तो हो गई एग्जाम की तैयारी। फिर देखो एग्जाम हॉल में जो परफॉर्मेंस है ना वो सबसे ज्यादा उसके लिए लंबा हो जाएगा। तो मैं वीडियो कभी जब एग्जाम होगा उससे 1 वीक पहले के आसपास कभी फिर जुड़ जाऊंगा आप लोगों, तो उस दिन हम ये कर लेंगे एग्जाम हॉल में कैसे करना चाहिए, कैसे वहाँ मार्केट भरनी चाहिए, कब कब कैसी परिस्थितियों में कैसे डील करना। लास्ट में 10 मिनट बच गए और 20 क्वेश्चन बचे हैं तो क्या करना चाहिए, वो सब चीजें उनसे डिस्कस बाद में कर लेंगे। इसके बाद देखो जो सबसे बड़ी चीज आती है ना मोटिवेशन वाली और डरने वाली, उसमें तो अल्टीमेटली ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है आपका जोश जुनून कितना है। यदि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ आज तो मुझे ये नजर आता है कि मेरे तो जोश जुनून था ना उसकी वजह से मेरे किसी भी तो मेरे आसपास तैयारी करने वाले दोस्त थे या जो मुझे जानते थे, उनसे पूछ लेना, मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा
ऐसे हो। मैंने उसको पहले दिन कह दिया था कि जब एक बार इस युद्ध में मैं कूद गया ना, तो अब तो या तो शहीद होंगे या फिर होंगे। शहीद होने का मतलब यहाँ, मतलब मैं निराश हो गया, ये मतलब अपना पूरा न्यौछावर करेंगे, फिर डर के नहीं कि यार मेरा फिल्म नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो अगली बार फिर तो लड़ना है और सिलेक्शन लेना ही लेना है। इस तरह से मैं तो करता था। और बाकी जीवन में यार थोड़ा मस्त भी रहना चाहिए आदमी को, ज्यादा इतना लोड नहीं लेना चाहिए। तो और डर किसको नहीं लगता यार, एक वुडन बैरियर होता है उसको डर नहीं लगता, अदरवाइज सब डरते हैं। बट अल्टीमेटली क्रेज होना चाहिए आदमी में, क्रेज इज टू कॉन्क्वेस्ट द फियर यार। और जब आप तैयारी कर रहे हो, इतने लोग हैं, इतना कंपटीशन है, तो फिर अल्टीमेटली ये आप हिम्मत दिखा रहे हो, जिस दिन आप बन जाओगे तो आप विशेष हो जाओगे, तो ये भी एक मोटिवेशन रहता है। और थोड़े सुनहरे ख्वाब देखो कि यार जब सिलेक्शन हो जाऊंगा, गाँव जाऊंगा, लोग माला पहनाएंगे, डीजे बजेगा, तो उसका आनंद लेगा वो सोच के आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी ना कि आप कभी आलस से हो रहा होगा या कभी आप नहीं भी पढ़े, तो फिर मन करेगा कि क्या पता यार, इसमें जब इस एग्जाम में थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो क्या पता आप भी तो उस अच्छी रेस में आ ही सकते हो ना, आपकी भी अच्छी रैंक आ ही सकती है, आप भी अच्छी पोस्ट ला सकते हो। और रैंक को लेके ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जिसमें आप सच में ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई 500 रैंक वाला बंदा भी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो सकता है रैंक 2 से या रैंक 3 से भी, क्योंकि ये एग्जाम का जब आप जैसे जैसे एग्जाम के दौर से गुजरोगे आपको पता लगेगा इसमें 4 पेपर होते हैं, उसमें कौन से पेपर में एग्जामिनर ने आपको कितने दे दिए, बाकी लोगों को 10-10 मार्क्स दे दिए, एक पेपर में डिफरेंस आ गया। फिर इंटरव्यू में 20-20 मार्क्स का हो जाता है, वो सिर्फ 15 मिनट का खेल है, उसमें आपका दिन खराब है उस दिन, तो आपकी वो इंटेलिजेंसी और सब कुछ थोड़ी साइड में हो जाती है। तो रैंक का ज्यादा लोड मत लो, लोड इस चीज का लो कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा और कोई एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूं कि जिसकी वजह से मेरी रैंक प्रभावित हो जाए। अपनी तरफ से इतना बेस्ट दो, उसके बाद से पक्का सफलता मिलेगी। और मैं तो यही मानता हूँ कि जब अचीवर बनना है तो उसकी तरह बिहेव भी करना सीखो, अपने आप को पहले से ऑफिसर की तरह बिहेव करना सीखो। आपका मूवमेंट, आपका चाल चलन, आपका टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि यार आपके आसपास वाले देख के लग जाए कि यार इससे दोस्ती करने में फायदा है, इस बंदे का सिलेक्शन हो ही जाएगा। इतना आपका कॉन्फिडेंस है तो मान के चलो कि आपको डबल एनर्जी मिलेगी और उससे आपकी तैयारी वैसे अच्छी हो जाएगी। मेरी तरफ से तो यही है, और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसे आते रहो, है ना, और स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स, उनको मोटिवेट करते रहो। एक बार विष्णु सर से, और विष्णु सर एक बढ़िया सी शायरी के साथ आप। देखो मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी सर ने तो बहुत अच्छा बता दिया। आज मुझे लगता है कि जो भी तेज सिविल के साथ में जुड़े हुए हैं बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता 2-4 दिन वो सो पाएंगे अच्छे से, वो खूब पढ़ेंगे 15-15 18 घंटे। इतना मोटिवेशन मिल चुका है ना। और ये चीज ऐसी है कि यार जब जीत निश्चित हो तो फिर तो कायर भी लड़ लेगा ना भाई। जब ये पता हो कि यार केवल 5 लाख में से 1000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन हम लड़ाई करेंगे, हम 10 घंटे की जॉब करते हैं, हम फिर भी लड़ाई करेंगे, हमारे बीवी बच्चे हैं फिर भी लड़ाई करेंगे, हम संडे की छुट्टी नहीं है फिर भी लड़ाई करेंगे, और उसके बाद में बनोगे ना, उन 1000 में कहीं भी आओगे तो मजा आएगा अलग से। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये है कि पूरी जी जान लगा दो और चिल रहो, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि देने वाला ऊपर वाला है, केवल हमें काम करना है। इसलिए क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा इसकी तो टेंशन छोड़ो, और सिलेबस के उन बिंदुओं पर फोकस करो जो हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं, बस इतना ही करना है। बाकी RAS प्री का एग्जाम तो दुनिया में सबसे इजी एग्जाम मानता हूं मैं तो। आप 3-4 चीजें पढ़ लोगे, आपका प्री निकल जाएगा। हिंदी इंग्लिश ठीक कर ली, थोड़ी 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए, बाकी नॉर्मल पढ़ लिए, आपका मेंस निकल जाएगा। ये लो यार, फिर इंटरव्यू में बचा क्या है, हर 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा, दिक्कत आ रही है। इसलिए बहुत आसान प्रोसेस है, इसको बर्डन मत बनाओ कि यार ऐसा है, RAS की तैयारी है, प्री एग्जाम आ रहा है, 10,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो कुछ कोर एरियाज जो सर ने बता दिए हैं उस चीजों को फॉलो करो और आगे निकल जाओ, आराम से होने वाला है। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में डेट आ जाएगी शायद, तो कब आती है देखते हैं। इतने कहूँ, बाकी सबको ऑल द बेस्ट। और राम सिंह सर को थैंक यू वेरी मच, और तेज सिविल को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि ऐसे अच्छे सक्सेस से मिलाया आपने। विष्णु की बात सुन के मुझे भी थोड़ा सा और कहने का मन कर गया अभी। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। उन्होंने एक बात कही कि जैसे जो नॉर्मल परिस्थिति में तैयारी करके और एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। मतलब मजा तभी आता है जब एडवर्स कंडीशंस हो, सब लोग ये देख रहे हो कि यार इसका तो उसके बावजूद आप हिम्मत दिखाते हो। जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, एक मैच जिसमें 200 रन चाहिए, 2 विकेट हुए और जीत गए आराम से, कोई याद ही नहीं करता। एक जैसे वो
पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल था और 8 बॉल में 28 रन किए थे, उस मैच को कोई भूलता है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनको टाइम कम है या जो थोड़े से डरे हैं कि मेरी तैयारी होती है, उनको ऐसे मोटिवेशन लेने चाहिए यार। मजा तो तभी आएगा जब इस तरह से करेंगे ना एडवर्स कंडीशंस में। कुछ लोग जैसे जो गरीबी हैं, जिनको नोट्स वगैरह नहीं है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने आप में जोश जुनून ऐसे खड़ा करो कि यार ऐसी परिस्थितियों में बनेंगे ना तभी मजा आएगा। अब मेरे के एग्जाम्पल से मैं बताऊं तो मैंने जब दोनों नौकरी छोड़ दी थी, उस टाइम पे घर से तो मैं भी आर्थिक कंडीशन उतनी ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल बैकग्राउंड से, तो तब ये इतना दबाव रहता था। मतलब लोग ये कहते थे कि यार इसने 2 नौकरी छोड़ दी ना, अब ये यहाँ धक्के खाएगा तो इसकी समझ आएगा कि तो होता क्या है। इसको टाइम से मिल गया तो इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा घमंड आ गया, तो इसने नौकरी छोड़ के तैयारी करो। मतलब अजीब अजीब बातें। लेकिन मैं मन ही मन क्या सोचता है कि यार जिस दिन मैं बनूंगा ना तभी तो मजा आएगा कि यार क्या होता है। लोग तो और अच्छे से तैयारी करो, सब अच्छा ही होगा। ये सोच के करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा है। चलो फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड आई विल ट्राई टू जॉइन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। और बाकी तेज सिविल्स से आप जुड़े रहना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में जुड़ता रहूंगा, जैसे भी टाइम मिलेगा मैं मैसेज कर दूंगा आपको। तो एक जैसे हम लोग एक प्रोग्राम लाने की सोच रहे हैं, और वो पता भी है वो क्या कि जैसे ही प्रीलिम्स होगा तो उसके लिए 60 डेज 60 एस्पिरेंट्स का प्रोग्राम है एक। उसमें हम चाहेंगे कि आप कभी मतलब विजिट करो। एक उसमें क्या करेंगे, बेसिकली एक लाइब्रेरी रखेंगे और उस लाइब्रेरी में ही रखेंगे उन 60 स्टूडेंट्स को जो मेंस लिख रहे होंगे, जो अपनी टेस्ट सीरीज में जो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनको गाइड करने और उनसे बस लिखवाना है, बहुत ज्यादा लिखवाना है, मतलब डेली राइटिंग करवानी है। तो उसमें कभी आप जब मेंस आए तो समय निकालना आने के लिए प्लीज। बिल्कुल। देखो अब ये तो क्या है, मैं वादा तो पहले करूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, फिर एग्जाम कब रहेगा, इलेक्शन का टाइम रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। बड़ा सबसे ज्यादा गाइडेंस यदि आप पूछो तो जरूरत पड़ती है मेंस के एग्जाम में, क्योंकि उसमें बिल्कुल सर कि मैंने जो लिखा वो सही है क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या मैं सही एग्जैक्टली करूंगा। मैं उस टाइम पे भी जुड़ने की बीच में, और यदि आसपास पोस्टिंग हो गई तो फिर हो सकता है कभी लाइब्रेरी। बिल्कुल सर, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। विष्णु सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके, बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।